नमस्कार सभी को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ चरक वंदना से करते हैं। प्रणाम। यदा मतस्यावतरेण अर्णावेदयोद्धृता तदा शिश्राय तत्र बुभेदा शावम् अवात्मा यतश्रेयवायातु यथा केनचिन्दिता तस्मान् चरका नामान्यादो खयात्रेषु चित्तमण्डले सावातिचरका आचार्यो देवाचार्यो यथा दिवो सहस्रवदन स्यासोऽयेन वंशोरुजाकृता पाताञ्जलमहाभाष्य चरकप्रति संस्कृते मनोवाक्याय दोषाणाम् अहित्रेयः पते नमः। अहित्रेयः पते नमः। अहित्रेयः पते नमः। रक्तज गुण की इस थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मैथ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। अपने साथ एक पढ़ते थे अपने मित्र डॉक्टर मनोज गुप्ता जी। उनकी सिस्टर शाहजहांपुर से आई हुई हैं। एक सिस्टर को कफा जो एक पित्तज, और ये दोनों का ट्रीटमेंट 1 महीने से चल रहा है। अब ये लोग अभी 15-20 मिनट आधे घंटे में वापस चले जाएंगे। क्या इनको लाइव ले लें डिस्कस के लिए या फिर कभी जूम पे जोड़ लें? अभी हैं आपके पास? हाँ, अभी अभी आए हैं ये लोग, अभी बात हो जाएगी अगर लाइव ले। हाँ ले लो ले लो। मैं थोड़ा सा आपको बस हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट लाइव हैं। दोनों सिस्टर, दोनों के केस बिल्कुल अपोजिट हैं। ये रेखा गुप्ता जी हैं, 38 इयर्स, फीमेल, swelling in all joints from the last 2 years और swelling start from the finger of hands। हाथों से swelling स्टार्ट हुई, एल्बो में गई, शोल्डर में, देन नी में और एंकल जॉइंट। इनका जो पास हिस्ट्री में मैंने निकाली तो दही रात में खाती थी, अक्सर खटाई मिर्च मसाले का चिकनाई का सेवन बहुत करती थी और दिन में नींद ही लेती थी। पेशे से टीचर है तो थक जाने के बाद दिन में नींद ले लेना स्वाभाविक इनकी दिनचर्या में सम्मिलित हो गया। पेन इंक्रीज इन मॉर्निंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही। स्टेरॉइड लेते हुए लास्ट 20 सालों से स्टेरॉइड ले रही थी। हाँ, 2 सालों से, लास्ट 2 सालों से स्टेरॉइड ले रही हैं। पेन इंक्रीज इन कोल्ड, ये इनका है। बाकी मैं आपको लाइव जोड़ता हूँ, आप इसकी टेकिंग कर लीजिए जो मैं जिस लिहाज पे चला रहा था। और मैंने जो इनको दिया था थोड़ा सा वो भी मैं बता दूं या बाद में डिस्कस करूं? ना बता दीजिए बता दीजिए। जो मैंने इनको चलाया 10 मूला रिस्ट, महारासनादि काढ़ा, अजमुदादि चूर्ण, कैस्ट्राइल, बृहद चिंतामणि रस, रुक्ष शहद और जी अमृता और एक र्यूमाकॉल करके टैबलेट है। ये फर्स्ट टाइम में चलाया, अच्छा रिलीफ मिला, अच्छा मिला था ना पहले। बट इनको थोड़ा सा ये आई कि लूज मोशन इनको बहुत स्टार्ट हो गए, दिन में 4-4, 5-5 बार, तो इनको वीकनेस जबरदस्त आ गई। फिर इनको मैंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज किया। मैं इनको लाया, र्यूमाकॉल और अमृता चलता रहा इनका, अजमुदादि चूर्ण, पुनर्नवा मकोए मैंने स्टार्ट किया था, और प्रवेक लीवर की टैबलेट शिलाजीत प्लस स्टार्ट किया था। वीकनेस जबरदस्त होने की वजह से मकरध्वज रसायन स्टार्ट किया था, और 10 मूला रिस्क की जगह पे 10 मूल घन मटी शुरू की थी। और लूज मोशन हो रहे तो डिसेंटाल भी स्टार्ट करना पड़ा था। लेकिन इस बार इनको दर्द, क्योंकि वायु का काल है, दर्द बढ़ा
ये इनका पूरा पूरा रहा। अब मैं आपसे डिस्कस कराता हूँ सर, मैं लाइव ले लेता हूँ, आप डिस्कस करें। जी। आप ले लीजिए, कहीं बैठे बैठे बात। जी नमस्कार बहन जी, नमस्कार। जी भैया पूछिए। डॉक्टर आर ए गंगवार हैं? जी जी नमस्कार। नमस्ते भैया। कैसे हाल है बहन जी? जी कैसे हाल है आपके? डॉक्टर साहब कहाँ है? मनोज हाँ जी कहाँ? जी गुरु जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ गुरु जी। जी। आ गए लाइव ना? कोई हिस्ट्री लेना चाहेंगे तो ले लें। जी बहन जी, आप अपना नाम बताओ। रेखा गुप्ता। हमारे बैचमेट आप मनोज जी की सिस्टर है ना? जी जी जी। हाँ। तो आपको ये जो दिक्कत थी वो थी कब से? दिक्कत मेरी पहले हुई थी, हम्म, काफी टाइम पहले हुई, फिर सही हो गई थी बिल्कुल। अभी रिसेंटली 2 साल से कंटिन्यू हुई है। 2 साल से मतलब कंटिन्यू हुई है? पहले होती रहती थी, आप स्टेरॉइड वगैरह नहीं, गोली वगैरह पैसे हुई खाते थी, रहते? फिर दवाई वगैरह खाई तो बिल्कुल सही हो गई। हम्म, मगर अभी लास्ट 2 इयर्स से फिर से स्टार्ट हुई है। अच्छा। जिस समय ये दिक्कत आपको हुई थी उस समय आपकी मैरिज हो चुकी थी? जी नहीं, नहीं हुई थी। उसके बाद मैरिज किस समय, मतलब कितने सालों बाद हुई? मैरिज मेरी हुई है 2012 में। उसके बाद मेरा जब बेबी हुआ तो बेबी हम्म, के बाद मेरी रीस्टार्ट हुई है प्रॉब्लम। तब हुई। ठीक अभी है। बिल्कुल ही सही हो गई थी, हम्म, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे आफ्टर मैरिज, बट बेबी के बाद में मुझे रीस्टार्ट हुई प्रॉब्लम। दोबारा स्टार्ट हो गई। ठीक। अच्छा। आपके जो मतलब कहना चाहिए खाना पीना था वो कैसा रहा था उस बीच? कोई आप परहेज वरहेज करते थे या कोई बताता था या नहीं बताता था? नहीं, नॉर्मल रखती थी, मतलब जैसा कुछ परहेज, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी मुझे, तो मैं हम्म। सब कुछ खाती थी। जब प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम परहेज वरहेज कुछ नहीं करती थी। और जब प्रॉब्लम हुई आपको तो क्या क्या परहेज करा आपने, कुछ बताया किसी ने क्या? हाँ, मैंने जैसे कि दाल नहीं खाई, मैंने दही मना किया गया, वो नहीं खाया, इस टाइप की चीजें। हम्म, ठीक है। दही नहीं खाया, दाल नहीं, मतलब दाल वगैरह कम लेते थे आप, हैं? हाँ, कम लिया जब ये प्रॉब्लम हुई, तब क्या चावल आपको रात में कम लिया। तो क्या आपको ऐसा लगता था कि मेरे को दाल खाने से परेशानी होती है? ये तो मैंने नोटिस नहीं किया, बट मुझे, मैं अब जैसे ज्यादा देर बैठती हूँ, एकदम से खड़ी होती हूँ, तो मेरे नी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और एंकल में भी। अच्छा। रात सूजन वूजन कैसी है आपके शरीर पर? सूजन तो इतनी ज्यादा नहीं है, मगर बस मैं जैसे ही मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे मेरे राइट हैंड में बहुत प्रॉब्लम होती है, और दोपहर होते होते तक मुझे मतलब बिल्कुल ठीक लगने लगता है, शाम तक ठीक लगता है, फिर रात से रीस्टार्ट होके मॉर्निंग में फिर बहुत ही पुअर कंडीशन हो जाती है। अच्छा, मॉर्निंग में जब मॉर्निंग में जकड़ाहट होती है? हाँ, मॉर्निंग में मेरी स्वेलिंग भी होती है थोड़ी सी, और पेन भी होता है। वैसे बाकी स्वेलिंग बहुत ज्यादा कहीं नहीं है, लेकिन हाँ, पेन होता है बस। क्या आपको कभी ऐसा लगता है मेरे को बुखार आया है?
नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, बस टायर्डनेस सी फील होती है। हम्म। अच्छा। और इससे पहले जो यहाँ भैया ने दवाइयाँ चलाई थी, उससे मुझे फायदा भी काफी हुआ था, बट हम्म। उससे लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई थी तो आपको और बस डॉक्टर ने भी चेंज की, तो उससे वो प्रॉब्लम सही हो गई, बट ये पेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। हम्म। अच्छा, जी। तो आपको ऐसा कभी लगा कि मेरे को जो है वो किस ऋतु में आके कौन सी दिक्कत ज्यादा होती है? जी। ऋतु में, जैसे कि आपने बताया ना कि ठंड में अगर कुछ होता है और इस समय आपको पेन होता है, ठंड में और ज्यादा दिक्कत होती है, तो जकड़ाहट ठंड में ज्यादा होती है। जी। 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 अच्छा, ठीक है। आपका खाना पीने का इस समय क्या परहेज चल रहा है? इस समय वही दही नहीं खा रही हूँ, चावल नहीं खा रही हूँ, नमक मसाला वगैरह ज्यादा मना है, स्पाइसी, जो जो ये भैया ने बताए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, नींद कैसी हो रही है? नींद ठीक हो रही है, बस ठीक ठाक अ- हो जाती है 6-7 घंटों की। अच्छा, सुबह का नाश्ते में क्या खाते हैं आप? सुबह नाश्ते में तो कुछ नहीं खा के चपाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी निकल जाना होता है। फिर वही 10-11 बजे तक मैं करती हूँ लंच स्कूल में जाके। सुबह उसमें नाश्ते में क्या खाती हैं? नहीं खा के जाती हूँ कुछ भी। नहीं खा के जाती? तो दोपहर में आके क्या क्या खाती हैं? मैं स्कूल में टिफिन ले जाती हूँ, बस वही 10-11 बजे वही खाती हूँ। अच्छा, क्या ले जाती हैं? सब्जी पराठा, सब्जी रोटी। अच्छा, और शाम को? शाम को वही सब्जी रोटी, यही खाना। सब्जी रोटी। अच्छा, इससे पहले अभी सब्जी रोटी खा रही हैं, उससे पहले क्या खाती थी शाम को? उससे पहले मैं शाम को चावल भी खा लेती थी, दही भी खा लेती थी। हम्म। अब बस इस टाइम बंद किया हुआ है। अब चावल अगर खाती भी हूँ तो दोपहर में खाती हूँ, शाम में नहीं खाती। शाम में नहीं खाती? अच्छा, जी। जब सुबह अब को आप उठती हैं तो आपके जहाँ पर दर्द होता है वहाँ सूजन भी होती है? हल्की होती है, जैसे कि मॉर्निंग में हो रही है स्वेलिंग, फिर धीरे धीरे अपने आप ही चली भी जाती है, और फिर उसका पेन भी नहीं होता है। थोड़ी होती है स्वेलिंग, एंकल में बहुत ज्यादा है, जब मैं पैर रखती हूँ तो बहुत इस पे बर्डन सा लगता है। हम्म। अच्छा, आपको कभी जब फीवर आया था तो उस समय आपका दर्द बढ़ा था या घटा था? कभी आता है फीवर, नहीं आता है? फीवर तो ऐसे नहीं आता है, मुझे लगता कि बहुत ज्यादा कभी फीवर आता हो। ठीक है, आपको आपसे तो पूछ ले रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा, आपका कभी आरए पॉजिटिव हुआ या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था? नहीं, मैंने टेस्ट कराया तब कभी भी बढ़ा नहीं निकला। डॉक्टर साहब, इनका आरए कराया तो पॉजिटिव था या यूरिक एसिड बढ़ा था? रिसेंटली मैंने, बट अभी कोई टेस्ट नहीं कराया। अगर कुछ कराने हो तो आप टाइप कर दीजिए, मैं करा लूंगी। वो डॉक्टर साहब बता देंगे आपको। जी जी जी, ओके, धन्यवाद। सर इनको प्रणाम सर। अभी इनका जो डिलीवरी के बाद ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई सर, ड्यूरिंग डिलीवरी कोई ऐसा रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन रही हो, या डिलीवरी के बाद पथ्य का पूरा पालन नहीं रहा हो, सूती का प्रचर्या का? डिलीवरी के दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? डिलीवरी के दौरान कोई दिक्कत हुई हो? क्या क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बताता हूँ पवन जी, अभी मैं पूछ रहा हूँ, पूछ के अभी मैं बताता हूँ पवन जी क्या क्या दिक्कत हुई। टोटल बेड रेस्ट, सीजर हुआ था, सीजर हुआ था, डिलीवरी सीजेरियन से हुई थी, और प्रॉब्लम काफी, केवल बेड रेस्ट का कारण क्या था? दर्द वगैरह बहुत ज्यादा, ब्लीडिंग, हाँ काफी ज्यादा ब्लीडिंग प्रॉब्लम रही। कितना, 1-2 महीने मतलब? अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लास्ट ट्राइमेस्टर पूरे 9 महीने स्पॉटिंग आती रही। ये इनका थोड़ा सा एक हेतु एक और मिल रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू थर्ड ट्राइमेस्टर सी वाज स्पॉटिंग, अक्सर इनको ब्लीडिंग की समस्या रही। तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो जो मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह लगते हैं मॉडर्न, वो लगवाते रहने पड़े। सर मल प्रवृत्ति वगैरह कैसा है इनका, और वो फीवर बॉडी का में फील करते हैं?
हाँ माइल्ड फीवर, ये जो मैंने शुरू में लिया था इनका हिस्ट्री, बहुत आधा घंटा मैंने लगाया था, कोशिश की थी, तो उसमें मैं एक बार और मैं बता दूं कि स्वेलिंग इन ऑल जॉइंट्स स्टार्ट्स, ये पहले 20 साल पहले भी हुआ था और अब अभी दोबारा में भी डिलीवरी के बाद में स्टार्ट हुआ है, और पहले इनके हैंड फिंगर्स में स्टार्ट हुआ है, फिर एल्बो में, शोल्डर, देन नी, देन pain increases up to the ankle joint. Nowadays she is feeling much more pain in the ankle joints while she was standing after the sitting. ये इनका थोड़ा सा, और राइट साइड में होता है। दही का सेवन बहुत करती थी, खटाई मिर्च मसाले की, चिकनाई की जबरदस्त शौकीन थी, चूंकि टीचर हैं तो दिन में नींद भी 2-3 घंटे लिया करती थी। ये आवाज किसकी आ रही है? आवाज बंद करें। कोई प्रतिशय वगैरह की कोई हिस्ट्री है सर? कफज प्रवृत्ति तो है, सारे लक्षण मिल रहे हैं इनके। क्या आपको जुकाम हाँ। वगैरह रहता था? काफी नहीं, बट सेवन इन्होंने खूब किया है। जो दो, एक तो दिन की नींद वो कफज बढ़ाती है, और दही का सेवन और खटाई का। आम बात है सर ये ना। मुझे पसंद है मगर बहुत ज्यादा नहीं मेरी खाती। अच्छा अच्छा, चलिए। दाल, हाँ, दाल की बहुत शौकीन नहीं है। दाल सर जो खाना टाइम भूख के हिसाब से खाती थी या टाइम के हिसाब से खाती थी? खाना टाइम ले लेती थी आप? भूख सही से ले नहीं, भूख लगती नहीं थी, जबरदस्ती खाना पड़ता। जब से वो दवाई खाई ना मैंने, तब तो उससे लगता ओवर भूख लगती है। और स्टेरॉइड कब से चालू हुआ? स्टेरॉइड वाली खाई थी तब ओवर भूख लगती, उसी दौरान भूख ज्यादा लगती थी। जैसे स्टेरॉइड जब से बंद की तब से नॉर्मल। स्टेरॉइड लिया है उन्होंने 2 साल, तो उस दौरान भूख बहुत अच्छी लगती थी। अभी कोई ब्लड प्रेशर, कार्डियक मेडिसिन वगैरह कुछ खा रही है? नहीं, ना तो बीपी की चल रही है, ना कार्डियक, ना कोई शुगर। एलोपैथिक में क्या खा रही थी सर पहले? कोई स्टेरॉइड और हाँ, स्टेरॉइड चल रहा था। समटाइम्स पेन किलर लेती थी, ऑकेजनली लेती रहती थी। दर्द होता था अक्सर, आप दर्द की गोली रोज खाती थी? कभी कभी पेन किलर मतलब कोई कुड़िया दे देते वहां से, और पता चला किसी में एलोपैथिक आई मत। सर कुछ स्ट्रेस वगैरह, नींद वगैरह? डायरेक्टली नहीं। बढ़िया है, ये तो खूब सोने की शौकीन नहीं, दिन में भी अपनी नींद उतार ले, रात में भी नींद ठीक आती थी। भैया इतनी शौकीन नहीं पाती, स्कूल के चक्कर में रात से 12 बजे तक, फिर 4 बजे उठना होता है। सोना खूब चाहती हैं लेकिन नींद पूरी नहीं हो पाती है। मानसिक तनाव? ये चूंकि टीचर है ना, तो ओवर एक्सर्शन तो रहता है, ये घर का काम करना, प्रोफेशन को मेंटेन करना, ये तो है। बट इनको बड़ा अच्छा रिलीफ मिला जब मैंने मेडिसिन शुरुआती दौर में स्टार्ट की। एक प्रॉब्लम आई, आपने जो चिकित्सा तो आपने आम बात को ध्यान में रखी कि वो आराम तो है। हाँ जी। वो प्रॉब्लम ये आई थी कि इनको लूज मोशन बहुत ज्यादा होने लगे, 6, 7, 8 बार। तो मुझे अपना ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो चेंज करना पड़ा था, और मैंने वैद्य जी को बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। 10 मूलारिस चलाया था, महारसनादी काढ़ा, और पुनर्नवारिस जो स्वेलिंग भी बॉडी में उस समय थी, अजमोदादी चूर्ण चलाया था। और सर मोशन, आम का पचन होगा तो मोशन तो आएगा। कैस्टर ऑयल चल रहा था, बृहदबाद, चिंतामणि रस, आर अमृता, तो वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जा रहे थे, इनकी कॉल आ रही थी। उस दौरान आराम बहुत अच्छा मिला बॉडी का। हो सकता कैस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में लेना। अब मैंने विड्रॉल तो करा दिया था उसको फिलहाल। जो रिसेंट अभी मैंने जिन मेडिसिन को चलाया, जिनके बाद इनको आराम नहीं मिला, उनमें इनका आर अमृता चल रहा था, अजमोदादी चूर्ण चल रहा था, पुनर्नवारिस बंद करके मैंने पुनर्नवा मपोई स्टार्ट कर दिया था, और शिलाजीत प्लस स्टार्ट किया था, मकरध्वज रसायन स्टार्ट किया था, 10 मूलारिस की जगह 10 मूल घनबटी कर दी थी, और एक डेसेंटाला। और चूंकि बार बार लूज मोशन हो रहा था, पुरजारिस से स्टार्ट किया था। ये इनका जो ट्रीटमेंट इस समय चला, जिसके बाद इनको आराम नहीं मिला। ठीक। ये जो पूरा केस है जी, ये आम बात का केस है, ठीक है? जी। अब मैं आम बात का 5 प्रकार के आम बात की आपको थोड़ी सी संप्राप्ति बताऊंगा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में है कि अब वो जो पहले वाली जो संप्राप्ति वगैरह बताई थी, सेम संप्राप्ति वही है, लेकिन अब इसको डिफाइन किया है आचार्यों ने, वो कहाँ किया है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? वैद्य जी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इनके एक सिस्टर भी हैं, उनको जस्ट इसके अपोजिट सिम्टम्स के आधार पर दर्द उनको भी पूरी बॉडी में है,
और क्या हम ये शाहजहांपुर से आए हैं और इनको मेडिसिन देकर मुझे अभी विदा करना रहेगा, तो अभी ये संप्राप्ति डिस्कस करके फिर मेडिसिन को की तरफ जाएं या फिर दूसरी सिस्टर की भी हिस्ट्री ले लें? पर प्रमोद सर, एक क्वेश्चन, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इनको खारिश वगैरह तो नहीं होती शरीर में? शरीर में खुजली वगैरह तो नहीं पड़ती है? नहीं, कोई हैवीनेस नहीं है शरीर में? नहीं, हैवीनेस तो जब आई थी जबरदस्त थी, और खुजली कभी कभी बता रहे, कभी कभी। कोई बर्निंग वगैरह? बर्निंग, जलन, प्यास ज्यादा लगना? हाथ पैरों में जलन, प्यास लगना? नहीं ऐसा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है जी। सर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इनकी? मैं आपसे बात करा दूं मैडम एक बार? मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पे आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। मैं आप जरा बात करिए, महिला वैद्य हैं। हाँ, लगा क्या बात, महिला वैद्य हैं बेटा, एक स्टूल डाल। हेलो हेलो जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। रेखा जी, आपके उस महीने में कोई प्रॉब्लम रहती है? नहीं, हाँ रहती है, मतलब काफी पेन उससे पहले में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है मुझे, पेन की, जब आने से पहले। अच्छा, कितने दिन पहले? 2-4 दिन पहले मुझे बहुत दिक्कत लगती है, पैरों में बहुत पेन होता है। दवा लेनी पड़ती है दर्द के लिए? नहीं, दवा मैं नहीं लेती हूँ। और जब आ जाता है तो फिर आराम मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। अच्छा, और फ्लो कैसा रहता है? फ्लो पहले दूसरे दिन तो ठीक सा रहता है, फिर उसके बाद में मतलब 6-7 दिन चलता रहता है। 6-7 दिन तक रहता है? और हाँ, कितने कितने दिन पे आता है? आता है 25 डेज पे आ जाता है। रेगुलर रहता है? रेगुलर रहता है। ज्यादा क्लॉट्स तो नहीं आते उसमें? आ जाते हैं, क्लॉट्स भी आते हैं, और ब्लैक सा भी ब्लैक और रहता है। बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट क्लॉट्स। उसमें कुछ बर्निंग जैसा लगता है आपको? जलन ऐसी होती है उस टाइम पे? हेलो हेलो मिश्रा जी, आपकी आवाज म्यूट हो गए हैं प्रमोद सर। हाँ, प्रमोद जी आप म्यूट हो गए। रेखा जी, अपना माइक खोल लीजिए, आपका म्यूट हो गया। जी जी जी, नहीं अभी आपकी बात चल रही थी, बात कंटिन्यू कराऊं? नहीं ठीक है सर, हो गया। जी जी, ले ली थी हिस्ट्री जी, चलिए बताएं सर। तो अगर क्योंकि दूसरी में है, तो अगर ट्रीटमेंट है तो जल्दी जरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट देके और आप उनको भेजिएगा, ठीक है? एक सिस्टर और है क्या? अभी उनका केस लूं, पहले इनकी मेडिसिन लिख लूं? हाँ, इसके बाद ही लिख उनको मतलब ऐसे ही रखना, पहले इनका पूरा हो जाए। जी जी जी, ठीक 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 जी आम बात का केस है, अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है जी जी। अभी केवल जो है वो इनका जो दोष है वो आमाशय में है जी, रसेन इंद्रिय में है, मस्तिष्क में है, संधि में। ये 4 जगह जो है, अभी हृदय में नहीं पहुंचा है वो। ग्रेड है रसेंद्रिय में सबसे ज्यादा है जी, बल्कि नहीं, सॉरी, रसेन इंद्रिय में सबसे कम है, आमाशय में सबसे ज्यादा है, मस्तिष्क में, उसके मस्तिष्क में और रसेंद्रिय में कम है, दोनों में, लेकिन संधि में और आमाशय में ज्यादा है। चिकित्सा हालांकि 3 बच्चे हैं, हृदय पे भी पहुंचा नहीं है वो, लेकिन ये 4 चीजें अभी 4 जो है वो हमारे 5 प्रकार से जो है आचार्यों ने इसका जो है एक बहुत गूढ़ शब्दों में जो है वो आम बात को लिख रखा है। उसके सिम्टम्स के आधार पर कि हम इसको 5 तरह से पूरी तरह से मतलब कहना चाहिए इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें क्योंकि 2, एक आमाशय और एक संधि, ये दोनों वैसे तो जो तीनों हैं वो कफ के स्थान और भी हैं, लेकिन ये जो मेन कफ के स्थान है जहाँ पर कफ सेल्टर होता है, कफ जो है एक प्रकार से वहां रुकता है, और क्योंकि त्रिदोष संप्राप्ति होती है तो इसमें जो है वो कफ सूख जाता है
और जब सूखता है तो फिर वो जो सीआरपी सूखता है तो जो टेस्ट कराते हैं सीआरपी वो पॉजिटिव आता है। और कभी कभी एएसओ टायर भी वो आता है तो बॉडी उसके लिए लायक नहीं करती, तो इस चक्कर में जो है उसके एंटी बॉडी बनना शुरू हो जाती हैं और वो जो है एएसओ टायर के रूप में आता है। खैर ये तो उसके उसमें है जी हमें चिकित्सा सबसे पहले ये करनी है, 3 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जी नंबर 1 जो इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जी वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का जो बेस है वो सबसे पहले तो हमको इनका जो करना होता है आम अवस्था होती है, जी उस आम अवस्था लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम आम अवस्था पे काम करेंगे। सर म्यूट कर दो सर, साउंड की इतनी आ रही। आमा अवस्था में अब मैं इसको क्योंकि रिकॉर्डिंग इसकी बढ़िया करके आज बता रहा हूँ, उसको रिकॉर्डिंग भी डालूंगा। जो आम अवस्था इसकी होती है उस आम अवस्था में भी 2 चीजें देखी जाती हैं और वो देखी जाती हैं, आप उसको नंबर 1 करके फिर ABC करके लिख लें। ए बी इसकी ज्वर अवस्था देखी जाती है और उसकी जो है ज्वर मुक्ति अवस्था देखी जाती है। जी ज्वर अवस्था में और ज्वर मुक्ति अवस्था में इन दोनों को जब हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं कि अब हमारा ज्वर मुक्ति जो आम अवस्था है वो भी हो गई और ज्वर मुक्ति अवस्था है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई, तब उसके बाद फिर हम जो सेकंड में लेते हैं कि हमारा सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, किसके आधार पर होगा, फिर हम उसको लेते हैं कि जो ऑर्गन इफेक्टेड हुआ है उस ऑर्गन में जो कफ वहां पर जमा हुआ है और उस कफ को निकालने के लिए हमारे लिए फिर तरह तरह से हम बवन विरेचन तो पहले भी जब ज्वर मुक्ति अवस्था कराते हैं तो उससे पहले ही करा देते हैं, लेकिन उससे पहले जो बाद में जो है फिर वहां जो इन्वॉल्वमेंट होता है कफ का और साथ में अगर पित्त भी लगा हुआ होता ही होता है तो उसमें जो इनके आगे जाके कोई किसी प्रकार से जैसे जो रोग डेवलप होते हैं जैसे कि मिट्रल स्टेनोसिस या मेरी आवाज कट रही? हेलो हाँ जी हाँ जी ठीक सर कंटिन्यू करें। हाँ मिट्रल स्टेनोसिस ना हो मरीज के लिए और मिट्रल प्रोलैप्स वगैरह जो होते हैं वो ना हो, उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं बने, संधि विकृति ना हो, अर्थात आम बात में जब हाथ पैर टेढ़े होते हैं उंगलियां तो वो ना हो, उस पर हमको काम करना होता है और वो फिर हम उसके ओरल ड्रग चलाते हैं। और तीसरा फिर हमारा मैनेजमेंट जो रहता है 3 प्रकार से, वो फिर हम उसका हमारे जो उपद्रव जो पैदा हो गए हैं अगर किसी को तो हम वो करते हैं और उपद्रव अगर पैदा नहीं हुआ है तो फिर रसायन चिकित्सा बाद में करते हैं। ये 4 प्रकार से हम जो रोमेटिक अर्थराइटिस का या सॉरी हम रोमेटाइड जो आम बात है उसका मैनेजमेंट करते हैं। अब अगर हम इसका ये देख रहे हैं तो हम जो चिकित्सा है, क्योंकि मैं सबसे पूछ लेता लेकिन उनको लेट हो रहा है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमको आम अवस्था और प्लस उसकी ज्वर अवस्था या ज्वर मुक्ति अवस्था इसकी चिकित्सा करनी है और इसकी चिकित्सा को करते करते फिर हम आपको बाद में मतलब दोनों केस ले लेंगे, उसके बाद जो है इसको पूरा कर दूंगा। आज जो 5 प्रकार की रूमेटिक अर्थराइटिस है किस प्रकार से होती है उसका ही आज मैं पूरा कर देता हूँ, क्योंकि अच्छा मिल गया तो एक पूरा एक पार्ट भी इसका अलग से बन जाएगा। इनको आम पाचन के लिए हम तीनों मतलब कहना चाहिए दोषों से संबंधित आम पाचन देंगे। डॉक्टर आर क्या नाम है, आर्य गंगवार आ गए हैं क्या? मैं आपको एक 3 दिन पहला एक बिल्कुल एकदम मेडिकल केस बताता हूँ, फोन करके उनसे बोलूंगा। एक हमारे योगेश हैं बदायूं के अंदर, वो तो ये समझ लो कि इस तरह से आए थे परसों 3 दिन पहले मेरे पास कि हमारे बॉस जो है केवल सलाह दे रहे हैं, मरते हुए मरीज को केवल सांत्वना दे रहे हैं कि तुम बच जाओगे, लेकिन ना तो उसे विश्वास था और ना ही जो है मरीज को, और मरीज को कार्सिनोमा भी रहा था और आज वो आराम से 3 दिन में ही जो है उठ के आराम से कर रहा है। इनमें 3 ड्रग जो लिख दिए हैं सीमा जी ने, उसमें से मैं बता दे रहा हूँ आपको। आम्बतारी रस देना है,
अजमोदादी चूर्ण देना है और आम बता चूर्ण देना अजमोदादी जी और पंचकुल चूर्ण देना है। ये तीनों दवाइयाँ खाली पेट देनी है। आम बतारी की 2 गोली, अजमोदा और पंचकुल आधा चम्मच सुबह शाम, तीनों एक साथ में नहीं देने हैं, 15-15, 20-20 मिनट के अंतर से देने हैं। अर्थात ये तीनों जो आम पाचक औषधियां हैं वो 1 घंटे के खाली अंदर पेट 15-15 मिनट के अंतर पे 1 घंटे का आप मान लीजिए कि 1 घंटे में हमको तीनों खिलानी है। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट देना है और फिर उनको बोलना है कि आप जो है नाश्ता करो। इसमें खान पान की बड़ी दिक्कत होती है, वो आप अच्छी तरह से समझा देना कि सुबह पराठे, सुबह ब्रेड, सुबह आपको सैलेड, सुबह आपको दही के साथ में कुछ पराठा वराठा या जो भी अव्यवस्थी हैं वो उनको बंद करना है। आप घी पे रोटी लगाएं और अपने कोई थोड़ी सी सब्जी रखें और अपना सुबह के लिए कुछ खाएं जरूर, क्योंकि बगैर कुछ खाए सुबह के लिए ना जाए और सूखा खाएं। सूखे का मतलब सूखा घी लगा हुआ होना चाहिए और सूखा खाएं और उसमें कुछ पानी वानी ना पिए। उसके बाद लोगों को चाय पीने की दिक्कत होती है कि चाय पी के घर से जाते हैं खाना खाने के बाद, वो सब ना करें और सुबह नाश्ता करने के बाद पानी ना पिए, क्योंकि सिद्धांत है कि कुछ भी खाने के बाद पानी आपको नहीं पीना है, तो वो ना करें, ये आप समझाते चले जाएं। तीसरी, इसमें कोई बहुत ज्यादा औषधियां आपको देनी नहीं है, केवल मात्र आप इसमें योगराज गुग्गुल दें, सिंपल योगराज गुग्गुल देंगे, महायोगराज गुग्गुल ना दें, ठीक है। और वो 2-2 गोली सुबह शाम देंगे। इसमें क्योंकि इनको कभी ये बता रही हैं कि शरीर के अंदर थोड़ी सी जलन वगैरह होती है, कभी कभी होती है, तो शरीर की जो जलन हो रही है यानी कि पित्त में अपनी दर्शन कहीं ना कहीं दे रहा है, तो फिर इनके लिए जो है वो कोई भी स्वर्ण गैरिक से संबंधित कामदूता रस वगैरह उनको दे दें। स्वर्ण गैरिक या कामदूता, हाँ स्वर्ण गैरिक दे दें, और नहीं तो कामदूता रस का एक कॉम्बिनेशन कामदूता रस है वो अच्छा है, वो वहां पर काम करेगा। प्रवाल पंचामृत या प्रवाल पंचामृत नहीं देना, कामदूता ही देना, वो अच्छा होगा काम, ठीक। हाँ। तीसरा यहाँ पर हमको देखना है कि वो ड्रग चूज करना है जो हमको ना बढ़ाए, और ड्रग बहुत ज्यादा नहीं देने हैं। वो बहुत ज्यादा ड्रग इसलिए नहीं देने हैं कि जो भी ड्रग जाएगा इस समय वो आम अवस्था को ही प्राप्त हो जाएगा यदि आपने ज्यादा ड्रग दिए तो जी। तो एक बस ड्रग और इसमें ऐड करना है कि पेशेंट की मतलब एक प्रकार से वो होती है कि मेरे को दवाइयाँ कम है, दवाइयाँ रोमेटिक अर्थराइटिस में शुरू में कमी चलती है, और साथ में जो है बस वो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख लें। कोई एक हमको पेटेंट दवाई देनी है इनको, जैसे आर अमृता। आर अमृता चल भी रहा था इनका, कंटिन्यू करूं? हाँ कंटिन्यू कर दें, आर अमृता ही कंटिन्यू करेंगे, बाकी कुछ नहीं जी। बस खाने के लिए। सर रिपीट नाम। आर अमृता। आर अमृता, ये आपके सामने आर अमृता करके धन्वंतरी का है ना। कॉम्बिनेशन में इसका गुल्लू है, सलाकी है, सुंठी है, हरिद्रा है, सैजना है, गुडूची, हरसिंगार, रासना, त्रिफला, अश्वगंधा और एरंड तेल, ये कॉम्बिनेशन। जी सर। आर अमृता दे दें इनके लिए, और आर अमृता के साथ फिर शाम को आधा चम्मच केवल एरंड तेल दें। आधा चम्मच से शुरू करें, यानी कि आप कह सकते हैं 2.5 ml। अब आप इनको घर में बताएंगे रूट स्वेदन, बाल का स्वेद बताएंगे। उस बाल का स्वेद में 5 चीजें डालनी पड़ती हैं, वो आप लोग सब लोग प्रयोग किया करो, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इस पे। हालांकि आचार्यों ने तो सब लिख ही दिए हैं, लेकिन मैंने छांट के उसको हाँ ये है सर। रुक शायद मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, थोड़ा सा रुक शायद जो मैं इनका करा रहा था सर, उसमें वही बालूका, सोंठ, का चल, बाकी आप बताएं गाइड कर। हाँ तो मेथी हो गई, अजमान हो गई, शुंठी हो गई, जीरा हो गया,
और सूंठ हो गई, वो क्या नाम है, जी क्या नाम है, मेथी, जीरा, अजवाइन, सूंठ, और एक रह गया सेंधा नमक, बालू, है, काला नमक, काला नमक। बालू, मेथी, काला जीरा, नमक चलेगा, सेंधा नमक। नहीं नहीं, वो काला नमक नहीं होता। मेथी है, जीरा है, अजवाइन है, जी। सूंठ है, और आपका अरे घर चार में ही यही हैं सर, चार ही बालू के साथ बताया चार ही हैं, बालू के साथ 4 5 ही हो जाएंगे। किसी किसी में नमक बताते हो आप, जहाँ ज्यादा नमक। सूजन हो। जी। अच्छा, तो ठीक है, तो 4 ही मिलाना, और 4 मिला के इनकी शुरू में डोज हाई करनी है उसमें, यानी कि 1 चम्मच पूरा डाल देना है। शायद हींग है। हींग नहीं है, हींग नहीं है, वो है 5 में, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं तो रोज ही लिखता हूँ इनमें इसमें। मैं अभी तक जो कलौंजी ना, कलौंजी भी नहीं। सर 4 ही बता रखे हैं आपने, हमने लिखे हुए हैं 4 ही हैं, और उसको इसमें देते हैं। जब कहीं आपने बहुत ज्यादा बताया था तब कहा था सेंधा नमक, या किसी एक कंडीशन में काला नमक बताया था। ये 4 ही चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 ही कर लो आप, कोई नहीं, मुझे शायद ध्यान ना सोच गिरा। तो इनको शुरू की मात्रा जब उसमें डालेंगे तो हाईएस्ट डोज डाल देंगे उसमें, मतलब 1 चम्मच पूरा 5 ग्राम भर के डाल देंगे, 2 पोटली बना लेंगे। और आपको वो सिखाई करने का जो है वो उनको घर पे ही बता देना कि आपको 15 मिनट 15 दिन सुबह खाली पेट, और जहाँ पंखा ना हो वहां पर आपको रूट से 15 दिन लगातार करना है। आपको कहीं अगर जाने की प्लानिंग हो तो उस शाम है, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सुबह मतलब शाम या केवल एक टाइम? केवल केवल सुबह के टाइम करना है, और 15 दिन लगातार करना है। और ऐसा नहीं है 4 दिन के बाद कहीं घूमने चले गए या मार्केट चले गए या किसी रिश्तेदारी में चले गए, पहले आप अपना पूरा काम निपटा लो, उसके बाद 15 दिन लगातार आपको ये करना है। 10 दिन के बाद फिर गैप दो, 10 दिन के बाद फिर गैप दो, दवाइयाँ यही कंटिन्यू चलनी है, फिर उनका 15 दिन करो। जिस समय आप वाल्पास्वेर या कोई ऐसा करते हैं उस समय बॉडी को फ्री छोड़ देते हैं, अर्थात उस समय कोई भी दवाई रूमेटिक अर्थराइटिस में नहीं दी जाती। 15 दिन आप कोई दवाई नहीं लेंगे, 10 दिन दवाई लेंगे, 15 दिन फिर उसके बाद करेंगे, फिर दवाई बंद कर देंगे। इस तरह से जो है, जिस समय पंचकर्म की हम कोई भी प्रोसेस, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आम बात के अंदर दवाइयाँ उस समय नहीं देने चाहिए, ना देते हैं। बाद में दवाई, उसका एक कारण है कि जब हम आम बात में दोषों को लेकर जब हम किसी संधि पे बात करते हैं, या जहाँ हृदय पे भी कई वक्त बात कर जाते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि जब हम रूप से श्वेत कराते हैं तो अग्नि वहां पर आकर उसके संयोग से खुद प्रकोपित होती, मतलब कहना चाहिए उत्तेजित होती है, और वहां जो जो आम होता है या जो वहां पर कफ होता है, जो संसर्ग किए होता है बात से, उसका जो है शमन करती है। अब होता क्या है कि हम उसको क्या करते हैं, दवाइयाँ आप पाचन की देते हैं, उस समय जिस समय उसकी हम सिखाई भी करवा रहे हैं, चाहे हम वो रूक्ष शोधन कराएं या उसको स्निग्ध रूक्ष शोध कराएं, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ एक दो कंडीशन पैदा हो जाती है, अग्नि वहां से उठे या ना उठे। अगर वहां से अग्नि उठ रही है तो अब पेशेंट की जो अग्नि होती है वो मंद होती चली जाती है, और हम दवाइयाँ खिला दी तो वो वहां काम कर रही है और हम ऊपर से काम कर रहे हैं, तो एक कंट्रावर्सी पैदा होती है साहब आम बात के मरीज के। इसलिए आम बात के मरीज में जब भी हम मतलब कहना चाहिए, एक चीज मैं बता दूं तुम्हारे लिए, चलो खैर, जब भी हम करते हैं तब जो है उसको उस समय दवाइयाँ बंद करा देते हैं कि आपको इस समय कोई दवाई नहीं खानी है, केवल जो है ये प्रोसेस करनी है, और उस प्रोसेस करने के बाद 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद फिर ये दवाई आपको 10 दिन तक खानी है, उसके बाद फिर जो है 10 दिन के बाद फिर सिकाई करनी है। इस तरह से आप इनके लिए कहेंगे कि आप 1.5 महीने, यानी कि 1 महीने और 20 दिन आपको इस तरह से करना है। 2 सिटिंग होंगी, 20 दिन की दवाई खाएंगी, और 1 महीने की पूरी इनकी सिटिंग हो जाएंगी, 15 दिन की 2, और उसके बाद फिर 10 दिन की ये, तो 15 दूनी 30 और 10 दिन, 10 और 10 30 और 20 कितने हो गए? 50 दिन। 50 दिन में हम मान लेते हैं कि 1.5 महीने हमको ये करना है, और 1.5 महीने के बाद फिर एक हल्के से, क्योंकि अब ये पेशेंट अपने शरीर के अंदर आम के पाचन के लिए हम औषधियां देंगे, लेकिन शारीरिक रूप से हमने आम पाचन को औषधियां दी हैं, बुखार नहीं बता रहे हैं वो, इसलिए हम इनको ऐड नहीं करेंगे। जो पेशेंट शुरू में ही बुखार बताता है तो उसको इन्हीं दवाइयों के साथ में फिर हम त्रिभुवन कीर्ति रस ऐड कर देते हैं।
जी, अगर बुखार रहता है त्रिभुवन कीर्ति रस। हाँ, त्रिभुवन कीर्ति रस ऐड कर देते हैं और फिर जो है हम 1.5 महीने तक पेशेंट को इसी उस पे रहते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही? कौन? विकास जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है, बहुत क्लियर आ रही ठीक आ रही है सर जी। आ रही। इस तरह से एक ये जो हमारा होता है, एक टाइप का जो आम बात होता है, इसको हम धीरे धीरे करके ले जाते हैं। और फिर दूसरी जो हमारी अवस्था आएगी, कि दूसरी अवस्था हमको कौन सी करनी है? दूसरी अवस्था जो हमारी ज्वर मुक्ति से हम तीन, इस अवस्था में 2 काम कर ही देंगे। एक तो ज्वर अवस्था होगी वो खत्म होगी, और एक ज्वर मुक्ति अवस्था होगी वो खत्म होगी। जो दूसरी हम करेंगे, उस दूसरी अवस्था में जो हमारे कहीं किसी तरह से किसी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना बन जाए, उसके लिए चिकित्सा करेंगे, और कॉम्प्लिकेशन बन गया है फिर उसकी चिकित्सा करेंगे। निराम अवस्था जब शुरू हो जाती है, अब इसमें मैं पूरा नहीं बताऊंगा, इनको 1.5 महीने के बाद, यानी कि आप 20 दिन के बाद फिर इनको एक बार वहां से अपने जूम से जुड़वा लेना, और फिर देखेंगे कि कितनी जकड़ाहट है, कितना दर्द है, कितनी सूजन है, कितनी नहीं। जी, अभी क्या करना है? जैसे रुक शायद अगर हम एडवाइस करते हैं तो आप कह रहे हैं कोई मेडिकेशन नहीं दें तो चलाएं, ये सब नहीं आम बात आ रही है, अजमुदादी, पंचकोला, योगराज, कामदुदा। हाँ, अभी 10 दिन इनको दवाई चलाने के बाद फिर करवा। अच्छा 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 सर, एक सेकंड होल्ड करना है। आप लगातार रुक शायद कर रही थी जो मैंने बताया था, पोटली वाला शायद कर रही थी? नहीं, एक भी दिन नहीं करा, एक भी दिन नहीं करा, मैंने आपको बताया, लिख के दिया, अभी तक इन्होंने रुक शायद किया नहीं। हाँ वही है। जी, दूसरा वाला केस रख दो आप इनका। हाँ सर, बस सर तुरंत थोड़ा अभी मैं इस केस में एक बात बता दीजिए कि जब पेशेंट ये बोल रही है कि उसे ठंड में पेन है, स्वेलिंग है, सुबह उठ के स्टिफनेस है, और दोपहर और शाम तक वो ठीक भी हो जाता है, तो जब सब कुछ चीजें कफज काल में बोल रही है, फिर सर यहाँ पे कामदुधा स्वर्णकारी क्यों ऐड करी? वो कामदुदा मैंने इसलिए ऐड कर दी थी कि पेशेंट जो है वो बता रहा है कि कभी कभी मेरे शरीर में जलन होती है। तो होता क्या है ना, जलन कब होगी वो भी मैं बता दे रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा नहीं है, जलन तब होगी जब इनका कफ जो है, सुबह उठेंगी वो जकड़ाहट खत्म हो जाएगी, जैसे ही वर्क करना शुरू करेंगी उस समय फिर जो है पित्त, यानी कि दोपहर के टाइम में थोड़ी सी इनको हल्की सी जलन होना शुरू हो जाती है। उस समय पित्त जो है अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देता है, तब मैंने उसको कामदुदा सेट किया। सर पेशेंट ने जलन की हिस्ट्री दी है? क्योंकि जितनी भी हिस्ट्री दी है वो तो शायद सुबह उठ के पेन, रात में फिर दर्द शुरू हो गया, कॉन्स्टिपेशन की दी है, लेकिन अच्छा हाँ, हो जलन की हिस्ट्री दी है पेशेंट। अच्छा, मैंने नहीं सुना होगा, सॉरी जी। मतलब लेकिन बाकी सब में तो हमने नहीं कामदुदा, जैसे मैंने भी एक पेशेंट में कामदुदा नहीं ऐड किया, इसलिए मैंने पूछा कि ऐड हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या हाँ फिर ये भी हो सकता है सर कर भी देना चाहिए, क्योंकि जब हम पंचकोल दे रहे हैं, जैसे मैंने महारास नादी वगैरह भी दिया है, तो शायद वो ज्यादा पित्त बढ़ाए तो कामदुदा ऐड कर भी दे, ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब जी। करना चाहिए। पंचकोल का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? इस समय सर अवेलेबल नहीं है। तो दी मैंने। पंचकुल का कोई तोड़ नहीं, आप पंचकुल आसब भी दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे फाउंडेशन पे ये 91639, ये डॉक्टर साहब जी, अपना परिचय दें ना, चले गए क्या? 91639, इस नाम से कोई आए हैं? 91639 जी। सर तेरे को तो भी ऐड करना है अगर सर के पास नहीं, अभी तक तो ऐड नहीं करनी। पंचकोल नहीं है तो। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? 91639 नाम से आप हमारे उससे जुड़े हैं सर, अपना परिचय दीजिए सर। जी जी सर बताइए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। सर मैं गोविंद शर्मा है सर मेरा नाम। मैं श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से बीएमएस का फोर्थ ईयर का छात्र हूँ। जी सर, आप अपना वो क्या नाम है, कैमरा खोल लीजिए सर, एक बार आपके दर्शन कर लें। जी क्या बताया डॉक्टर साहब ने? मैं सुन नहीं पाया, या वो म्यूट हो गए डॉक्टर साहब? लगता है म्यूट हो गए सर आप। नहीं जी जी सर।
तो दूसरा पेशेंट ले लें आप, अब उसको हो गया जी। दूसरा केस का शॉर्ट हिस्ट्री बता दें, फिर आपको डायरेक्ट टेकिंग की तरफ ले चलते हैं। मैं इसमें रश्मि अभी गुप्ता जी एज 43 मैं अभी इयर्स। सबको जो है 5 तरह की इसमें संप्राप्ति 5 तरह की बताऊंगा अभी मुझे, क्योंकि ये जाना है वहां सिंगापुर जाएंगी, इसलिए मुझे जल्दी करनी पड़ रही है जी, ताकि हम लोग सब आपस में जी बात जी करते रहें। जी 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 चलिए। ये इनका थोड़ा शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। 1 जी महीने पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। इनकी जो कंप्लेंट थी, पेन इन जॉइंट्स फ्रॉम द लास्ट 12 इयर्स, 12 साल से दिक्कत थी, 12 साल से। जी पेन इन स्टार्ट फ्रॉम द फिंगर ऑफ द फीट, पैरों की उंगलियों से दर्द स्टार्ट हुआ, और गैस अबार्ड, उनको उद्गार वगैरह की अम्लपित्त की बहुत ज्यादा हिस्ट्री रही, और ये इनको घुटनों में भी दर्द गया। पेन इन रिस्ट जॉइंट में भी हुआ, एल्बो में भी। सीवियर पेन इन बोथ शोल्डर्स, all the symptoms increase after few months, and swelling in all body parts, all joints. ये इनका उस समय हिस्ट्री लिया था मैंने। इनकी भी डे स्लीप की हिस्ट्री है, और 12 से 4 रात में सो पाती हैं, तो दिन में, ये भी टीचर हैं, दिन में सोना मजबूरी है। दिन में शाम को 4 से 7 के बीच में ये अक्सर स्लीप लिया करती थी। शायद अब इन दोनों नहीं ले रही, मैं वो अभी आप हिस्ट्री लेंगे तो पूछ लेंगे। कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, सीवियर एसिडिटी फ्रॉम द एज ऑफ द 15 इयर्स, 15 साल की उम्र से ही इनको एसिडिटी, अम्लपित्त की बहुत ज्यादा हिस्ट्री रही, और ये सडन ऑनसेट हुआ था, अचानक। और इनको तो बात की तरह इनको ट्रीटमेंट मैंने चलाया था, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। महामंस्टादि काढ़ा, चोप चिन्नी आदि चूर्ण, कैस्टर ऑयल, आरक बद आदि कसायम, और क्षीर वाला तेल स्टार्ट करा था। इनका वही अम्लपित्त वाला मिश्रण, शतावरी, मुक्ता सुक्ति, प्रवाल पुष्टि वाला फार्मूला, और अजमोद आदि चूर्ण खाने के बाद, और जो एसिडिटी वाला था ये खाने से पहले। पित्तशेखर रस इनका चला था, और वसंत कुसुमाकर रस। और इनका 17 ये 2 सितंबर में मैंने दिया था। सबसे पहली बार में इनको जो दिया था मैंने, हाँ 2nd टाइम में जो दिया था वो मैं बता रहा हूँ, ये पहली बार का बताया। 2nd टाइम में इनको मैंने भूनिमादि काढ़ा, महामिष्ठादि काढ़ा, चोप चिन्नी आदि चूर्ण, अजमुदादि चूर्ण, और वही अपना जो अम्लपित्त जाल वाला जो फार्मूला था, पित्तशेखर रस चलाया, वसंत कुसुमाकर रस, और धनवंतरम कैप्सूल। इतना ट्रीटमेंट दिया है। बाकी मैंने अभी दोबारा पूछा तो इनको भी जैसे ही ये वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई, 2nd टाइम में मेडिसिन दी, there was no relief at all. Now I am giving the mic and my camera to the patient. Please talk and take the history. मैं आपसे सीधा मिलवाता हूँ मरीज को। जी बेटा स्कूल डाल दो यहाँ पे। जी बहन जी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर हरिओम बोल रहा हूँ, डॉक्टर मनोज का बैचमेट हूँ। कैसे हैं डॉक्टर साहब, कैसे हैं? जी बढ़िया है। बढ़िया, चलो अच्छा है। कोई हिस्ट्री लेंगे? जी दीपाली जी आप हिस्ट्री लो। सोनाली जी आप लो हिस्ट्री। पूजा जी आप हिस्ट्री लो। पूजा जी आप हिस्ट्री लो। सर सर गाड़ी चला रही हूँ सर, 10 मिनट लगेंगे। प्रणाम सर। अच्छा हाँ सोनाली आप हिस्ट्री लो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका एज कितना है? 43। और अभी आपको क्या कंप्लेंट है? सारे जॉइंट्स पे पेन है। ये कितने दिनों से हो रहा है आपको? मुझे ये प्रॉब्लम 12 साल से है, 2010। 2010 से। और इसके पहले आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था? नहीं, इससे पहले नहीं, 2010 में पहली बार। तो कहाँ, यानी क्या हुआ था एक्चुअली? सबसे पहले पैर की उंगलियों में स्वेलिंग आई थी, उसके बाद में घुटनों में, फिर एकदम से सारे जॉइंट्स में पेन होने लगा। तो उसके बाद आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था? जी एलोपैथ में।
और टेस्ट वगैरह करे थे क्या? हाँ, जब एलोपैथ में करा रही थी ट्रीटमेंट तो हर तीसरे महीने टेस्ट होते थे, ब्लड टेस्ट। और RA पॉजिटिव ऐसे कुछ उन्होंने बोला नहीं, था? कभी ना, कई बार हुआ, कभी भी पॉजिटिव नहीं निकला, हर बार नेगेटिव ही निकला। जी ठीक है। और ये पेन कब ज्यादा रहता है? बारिश में। बारिश में, ठीक है। और ऐसे दिन में कभी? सुबह उठो तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसके बाद में थोड़ा सा कम हो जाता है, उठने के बाद थोड़ा जी। काम वाम करो तो। और आपको ऐसे कहीं जलन वगैरह, खट्टी डकारे होना? हाँ, एसिडिटी की प्रॉब्लम तो मुझे बहुत रहती है। ये कब से है आपको? ये मुझे शुरू से है, बहुत जी। पहले से, काफी और पहले से है। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? ऐसे तो कुछ नहीं, मीठा खट्टा दोनों मीठा नमक दोनों पसंद है, ज्यादा बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं। और सुबह से शाम तक आप क्या क्या खाना खाती है, क्या करती है, वो बताइए। सुबह तो मैं क्योंकि स्कूल जाती हूँ तो सुबह एक रोटी या एक पराठा कुछ भी, फिर वहाँ लंच में, स्कूल में रोटी, फिर रात में भी वही रोटी सब्जी। दाल मुझे ज्यादा नहीं पसंद है, मैं दाल कम खाती हूँ, बहुत कम। दाल से क्या कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है? नहीं, मुझे पसंद नहीं है दाल ज्यादा। जी। और चावल? हाँ, चावल तो खाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं खाती कि मैं खाली चावल खाऊं, लेकिन हाँ थोड़े खाती हूँ चावल। और रात में दही या चावल खाती नहीं हैं? नहीं, दही नहीं, चावल तो मैं थोड़े से खा लेती हूँ, दही नहीं, दही बिल्कुल भी नहीं। बाकी बाकी चीजें बिल्कुल नहीं खाती हूँ, जैसे उड़द की दाल है, ये घुइयां है, कद्दू है, ये नहीं खाती हूँ। और आपको गुस्सा जल्दी आता है कि शांत है आप? हाँ, गुस्सा आता है। जी ठीक है। और आपकी नींद कैसी है? नींद तो वही लेट नाइट सोना, सुबह 4 बजे उठना। और बुखार वगैरह रहता है? नहीं, इस समय तो नहीं रहता है, बीच में रहता था, अब तो क्या नहीं है, इस टाइम काफी टाइम से नहीं रहता है। जब पेन जब ये ज्यादा होता है तो लगता है, हल्का सा फीवर होता है। ठीक है। और मोशन कैसे होता है? नहीं, मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, लेकिन अगर जैसे डॉक्टर साहब ने वो कैस्टर ऑयल लिखा, वो मैं अगर ले लूं तो फिर मुझे बहुत जल्दी लूज मोशन भी आने लगते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं सही रहता है मेरा, भूख भी नहीं लगती है बहुत ज्यादा सही से, और खाना खाने के बाद में अजीब सा पेट में लगने लगता है। और मूत्र में दाहा वगैरह, यानी नहीं। वो नहीं होता है? और हाँ, अभी सर्दी थोड़े हमेशा टाइम पहले मुझे, हाँ, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था। और यानी जुकाम वगैरह हमेशा रहता है? यानी जी सर्दी जल्दी लग जाती है क्या? नहीं नहीं, मुझे जैसे लोगों की दिक्कत सर्दियों में बढ़ती है, मेरी सर्दी या गर्मी से नहीं फर्क पड़ता है कोई खास। मेरी दिक्कत हमेशा बारिश में बढ़ती है, दर्द। जी ठीक है। और आप महीना आता है कि अभी हाँ मेनोपॉज़ल है? हाँ, आ रहा है। और कितने दिन तक रहता है? वो वैसे तो 3-4 दिन ही रहता है। और पेट में दर्द, कमर दर्द, ऐसा कोई सिम्टम्स रहते हैं? जब आने से पहले पेन होता है, नीचे के पार्ट में बहुत दर्द होता है, जब आ जाता है फिर कुछ नहीं, फिर सही होता है। और क्लॉट्स वगैरह जाते हैं? नहीं, क्लोज नहीं। हम्म, और जलन वगैरह तब होना? नहीं। नहीं नहीं, आपको कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। जी ठीक है। और सफेद पानी वगैरह जाता है? हाँ, आज ज्यादा दिक्कत ये तो दिक्कत रहती है मुझे। और और जब डिलीवरी हुई थी तब आपने अच्छे से पथ्य का पालन किया था? ठंडे पानी में हाथ वगैरह ऐसे धोना, हाँ यानी हाँ, वो तो सब टॉवल गुनगुना वगैरह? पानी ही पिया था। हाँ। वो तो सब बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तब से स्टार्ट नहीं, नहीं हुआ नॉर्मल है? डिलीवरी हुई थी। जी ठीक है। और ज्यादा ठंडी चीजें खाती है कि गर्म नहीं पसंद है? नहीं नहीं।
बर्फ वगैरह में आइसक्रीम वगैरह नहीं खाती हूँ। इससे यानी प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्या, जैसे ठंडा खाने से? खांसी आने लगती है। जी ठीक है। सर मेरा पूछ के हो गया, अगर किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए सर। जी पूछ लीजिए, और कोई अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछे। क्या मैम ठंडा पानी पीते हैं आप? ठंडा बहुत फ्रीजर? हल्का सा मिला के। अच्छा, घर में फ्रीजर है? हाँ फ्रिज तो है। तो फ्रिज में जो है खाना रख के तो नहीं खाती हो आप? हम्म रख के खाते हैं खाना उसमें? हम्म। ठीक है। बहन जी जी ये सब पूछ लेंगे आपसे, ये सब पूछ लेंगे, आप जो जो कर रही हो ना वो सब पूछ लेंगे आपसे। और कोई पूछो। सर इनसे ये पूछना था कि जैसे ये दाल नहीं खाती हैं और केवल चावल खाती हैं, वो ठीक है। सुबह ये नाश्ते में रोटी लेती हैं, तो रोटी पराठा लेती हैं, तो या फिर लंच में टीचर्स के साथ बैठती हैं तो कितना नमक और एक साथ में लेती हैं अन्न, नमक और मतलब चाय के साथ कितनी बार लेती हैं ये रोटी वगैरह? और जी बासी जो खाना, जैसे अमूमन टीचर्स को जल्दी जाना होता है तो कई बार वो रात की सब्जी को उठा के रख देते हैं और सुबह उसको गर्म करके खा लेते हैं या उसको वैसे ही पैक कर लेते हैं। तो जो इनका अन्न खाने का जो हिस्ट्री है वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इनके आम भी है पूरे शरीर में। सीमा जी पूछो, आप पानी कितना पीते हैं? जी, खाने के साथ पानी कितना लेती हैं आप? खाने के साथ तो कोशिश करती हूँ पानी ना पीऊं। कितनी देर बाद वैसे पीती मैं हैं फिर? पानी में 6-7 गिलास पी पाती हूँ। मैं पानी में बहुत ज्यादा नहीं पी पाती हूँ। और चाय के साथ बिस्किट नमकीन ये सब? मैं रोटी या पराठा ही खाती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम होता नहीं, फटाफट बस जल्दी जल्दी खाया और भाग गए। अचार खटाई? नहीं अचार नहीं, मुझे नहीं पसंद है ज्यादा, कभी कभार ले लिया, ज्यादा नहीं। ठीक। अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको ये एसिडिटी की दिक्कत कब से है? एसिडिटी की दिक्कत तो मुझे टीन एज से है। एक दो मतलब हमेशा नहीं रहती थी, एक दो बार ऐसा हुआ था, काफी एसिड बना तो मेरी काफी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा वॉमिट वगैरह आई थी, फिर मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा था। 2 बार ऐसा हुआ था, उसके बाद में फिर नहीं रही। लेकिन अब जैसे ये जब से आर्थराइटिस हुई, मैं एलोपैथ में जब इलाज कराया तो फिर जब तक वो खाती थी तब तक बहुत ज्यादा होने लगी। फिर मुझे अब मैं कोई भी मेडिसिन खाऊं तो फिर मुझे बहुत जल्दी एसिडिटी होने लगती है। मैम कोई प्रीवियस एबॉर्शन वगैरह की कोई हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है ना? नहीं। पीरियड्स पहले भी ठीक आते थे आपको शुरू से ही? हाँ पीरियड तो सही आते थे। कोई हॉस्पिटल की हिस्ट्री हो, कभी किसी चीज के लिए एडमिट हुए हो किसी भी बीमारी से? हाँ उसका पाइल्स का ऑपरेशन करवाया था। ये कब करवाया था? ये मैंने 2 साल पहले 2020 में। जी अब एक आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आप कोई खट्टा वट्टा खाती हैं तो दर्द ज्यादा होता है? खट्टा पे तो मैंने नहीं कभी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ, अचार है दही है मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ बंद करते चले जाना, पूछ भी लूंगा और आपको पता ये होना चाहिए कि जो पूछ रहे हैं मुझे वही बंद करना है। आप टमाटर कितना खाती हो? टमाटर नहीं खाती मैं बहुत ज्यादा। सब्जी में? जी मुझे पसंद नहीं है टमाटर, मुझे खट्टी चीजें ज्यादा पसंद ही नहीं है। अच्छा, टमाटर सब्जी में नहीं डालती? नहीं पड़ते हैं तो मैं नहीं खाती हूँ, मुझे ज्यादा नहीं। मैं असल में दाल और सब्जी बहुत ज्यादा कम खाती हूँ। अच्छा ठीक है। दाल भी कभी कभार, ज्यादा नहीं मुझे पसंद है दाल। अच्छा, तो दही वगैरह का सेवन? नहीं। अच्छा, केला? हाँ केला पसंद है। केला पसंद है।
अच्छा, मौसमी, नहीं संतरा, ना, आम, आम पसंद है। अचार, नहीं अचार नहीं खाती मैं घर में, कभी बहुत मन चल जाए तो खा ले, वरना नहीं अचार नहीं खाती मैं। दूध सुबह या शाम को? नहीं दूध बिल्कुल भी नहीं, दूध मुझे पचता ही नहीं है, मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं दूध तो बिल्कुल छूती भी नहीं हूँ। अच्छा, सूखा भोजन कितना खाती हो? सूखा, सूखे आलू, सूखी सब्जी अच्छा कुछ? सूखे, नहीं बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ। अच्छा, खाना खाने के बाद पानी कितनी देर बाद? पानी तो क्योंकि पानी सभी बताते हैं ना, ज्यादा पीना ही पीना है, तो मतलब खाने के साथ नहीं पीती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद पी लेती हूँ। सब्जी कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में बनती है, नॉन स्टिक में? हाँ लोहे लोहे की कढ़ाई में। चलो, ठीक हो गया आपका, आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी। और सब्जी मैं बासी नहीं ले जाती हूँ, मैं ताजी ही बनाती हूँ सुबह। ठीक है, आप डिब्बा बंद कोई भी चीज है या फ्रीज में नहीं। रखी हुई कोई चीज है वो ना खाएं। अच्छा अच्छा। हाँ, फ्रीज में रख के जैसे सब्जी रख लेते हैं तो वो खा लेते हैं सुबह के लिए गर्म करके, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, भले ही आपको हरे धनिए की चटनी खानी पड़े या थोड़ी सी लाल मिर्च की चटनी लेके खानी पड़े या थोड़ा सा जो है वो सुबह के लिए कुछ भी ऐसा हो, लेकिन आपको सुबह रात की सब्जी में गर्म करके आपको नहीं खाना। जी। और पराठा आप नहीं खाएंगी, आप केवल रोटी खाएंगी। ठीक है, इतना आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी ये चावल है, उड़द की दाल है, दही है, टमाटर है, जो पूछा है ये सब बंद कर दें। ठीक है, और आप ठीक हो जाएंगे। रोग आपको हम बता, रोग तो आपको पता ही होगा, हम डॉक्टर साहब को बता देना है और फिर उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब को आप दे दूं? तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब वो जो पूरा ये इनका निकल के आया है ना, तो जी सर, जी सर, जी सर, अब मैं जुड़ गया हूँ जी। हाँ, ये संधिवात का ही मरीज है और ये जरूरी नहीं है कि संधिवात का मतलब केवल संधियों से मतलब है, क्योंकि आज देखो आपके सामने एक पेशेंट ऐसा आए हैं तो पूरे शरीर में दर्द बता रहे हैं, अर्थात ज्वाइंट्स में तो है ही है उनके, पूरे शरीर में मसल्स में भी दर्द है। तो जरा हम संधिवात को थोड़ा सा मैंने बता ही रखा है कि संधि से मतलब संधि होती है, और खासकर जब संधिवात का मरीज आता है तो हम 3 चीजों पर बहुत विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि संधि जहां भी होगी, मसल्स टू मसल्स, मसल्स टू टेंडन, टेंडन टू टेंडन, मसल्स टू टेंडन, इस तरह से ज्वाइंट टू टेंडन, ज्वाइंट टू मसल्स, ये सब चीजें। यहाँ पर 2 चीजें मिल रही है, मसल्स टू मसल्स, एक मसल से दूसरी मसल्स के बीच में वायु है। पेशेंट बता रहा है बरसात के दिनों में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब वायु प्रकोप की अवस्था में ऐसा होता है। तीसरी चीज, पेशेंट बता रहे हैं कि पेशी के साथ साथ मेरे स्नायुओं में भी दर्द है, यानी कि ज्वाइंट्स में भी है, अर्थात जब वो अपने स्नायु का मतलब, हाँ, कंडरा जो उसके लिगामेंट है उसमें भी है। ये 3 जगह पर जो है वो संधिवात इनके लगा हुआ है। अमूमन होता क्या है, स्नायुओं में होता है और कंडरा में होता है। इसमें खास तौर से जो एक बताते हैं हम और लेते हैं कि स्थान वैगुण्य, ये नियम लगता है, और स्थान वैगुण्य नियम लग के ये तरण अस्थि जो होती हैं उन तरण अस्थियों में इसकी संप्राप्ति बनती है, अर्थात कार्टिलेज बनता है। इसमें विशेषता ये होती है कि नाम अलग अलग दिए जाते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पर जो तर्पक क्या नाम है, जो हमारा श्लेष्मक कफ होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, वो डिक्रीज होता है वहां पर, और जो मतलब कहना चाहिए वहाँ जो ज्वाइंट्स होते हैं उनमें एक प्रकार से रबड़ पैदा हो जाती है, अर्थात वहां पर पिच्छल गुण को प्राप्त हो जाता है, और वो पिच्छल गुण को जब प्राप्त होता है तब वहां पर पेशेंट को पेन होता है। ये स्थिति एंकाइल धीरे धीरे करके, ये स्थिति जब कहीं अगर हमारी मतलब उसमें पहुंच जाती है, किसमें, वर्टिब्रा में पहुंच जाती है, तो आगे जाकर एंकाइलोज, यानी एंकाइलोज का मतलब जो हमारा एक दूसरे से बोन जुड़ जाती है, वो स्थिति पैदा हो जाती है। संप्राप्ति दोनों की एक ही है, स्थान सबके अलग अलग है कि कहाँ पर रोग हो रहा है, वो चीज हमको देखनी पड़ती है। और जो इसमें मतलब कहना चाहिए एंकाइलो में एक विशेष रूप का, अभी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखा है इसको, एंकाइलो में एक विशेष रूप का संयोजन करते हैं जिसे शस्तिशाली पिंड बोलते हैं।
लेकिन अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा है जिसके मसल्स में है, तो उस मसल्स के अंदर अगर हमको काम करना होता है तो हम शुरू से ही पेशेंट को जो है वो घेट का सेवन कराते हैं, वो अलग अलग है। और इसकी जो ओरल मेडिसिन है, वो ओरल मेडिसिन पर हम कैसे काम करें, उसकी एक पैथोजेनेसिस होती है, उस पैथोजेनेसिस के अनुसार जो हम उसका काम करते हैं। इसमें कहेंगे कि हमको आम का पाचन करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें आम का पाचन करना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका है कि आम का पाचन ऐसे रोगों में जो खासकर वायु जहाँ प्रधान अवस्था में हो जाती है, और वो बहुत छोटे छोटे स्रोतस में, बहुत छोटे छोटे से ऐसे जहाँ की कोशिका प्रवेश होने का स्थान बहुत जल्दी छोड़ते नहीं है, क्योंकि कफ वहाँ बहुत डेंस होता है। तो वहाँ जैसे कि हमारे टेंडन होते हैं या हमारे लिगामेंट होते हैं, वहाँ पर कफ जो है पूरी तरह से डेंस होता है, और डेंस होने के साथ साथ वायु वहाँ पर बहुत अपनी सूक्ष्मता को प्राप्त होगी, तभी उसके अंदर प्रवेश कर पाएगी। वहाँ पर निकालने के लिए हमको बाद में जो है वो थोड़ी पंचकर्म की प्रोसेस भी करनी पड़ती है। संधिवात में सब कुछ करते हैं, स्नेहन भी करते हैं, स्वेदन भी करते हैं, निरुबस्ती भी देते हैं, बस्ती भी देते हैं, और फिर सवन चिकित्सा भी करते हैं। ये सब प्रोसेस के अंदर होती है, लेकिन उससे पहले जो है किसी भी रोग की हम जो है सवन चिकित्सा को प्रारंभ करते हैं। तो सवन चिकित्सा में आपको जो जितने भी दिए गए हैं, तो हेतु परिवर्जन जो है वो आप इनको बता दें कि हेतु परिवर्जन आपका ये है, और आप उसको वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आम अवस्था में जो मेन रूप से इनको हम जो देंगे कि संधिवात में, तो आपको आम अवस्था में संधिवात में आम का भी पाचन हो जाए, और इनका हल्का सा जो कहते हैं कि शुरू में कोई भी इरद विरेचन कुछ कराने नहीं है, लेकिन सिद्धांत तो यही है कि कराते हैं, लेकिन उस समय जिस समय समन अवस्था है उसमें नहीं कराएंगे। तो इसमें जो सिंगल ड्रग यूज करते हैं वो आप यष्टि मधुचूर्ण जी, गुडची चूर्ण जी, अश्वगंधा चूर्ण जी, और आमलकी चूर्ण। जी, देखो आप, हाँ ऊपर से देखो, यष्टि मधु पित्तनाशक, गुडची पित्तनाशक, अश्वगंधा पित्त शामक, आमलकी पित्तनाशक, ये चारों ड्रग हम एक साथ में देंगे तो पेशेंट के जो शरीर के अंदर जो हमारा पित्त के कारण इन्फ्लेम्ड होता है, उसी के कारण दर्द होता है। वायु इतनी बलवान नहीं हो पाती है, लेकिन वो वहां पर एक प्रकार से तून वगैरह यही सब करती रहती है, लेकिन जो मेन जो है वो यहाँ पर पित्ती होता है, उसको शांत करने की हम औषधियां पहले देते हैं। तो इनको आप 1-1 ग्राम, 1.5 ग्राम के हिसाब से, और लगभग 6 ग्राम हो गया ये, और 6 ग्राम के हिसाब से सुबह शाम इसका जो अनुपान है वो अनुपान देंगे हम अर्क सौंफ के साथ। बादयान, हाँ, इसके साथ में देंगे। हमारे 2 काम एक साथ में होंगे। पेशेंट बता रही हैं कि इनको जो है, और मैं एक चीज आपको और बता दूं, जब हम पढ़ रहे थे उसको किसको, जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे कि अम्लपित्त के में संधिवात मिलता है। हाँ, ठीक है, एक शब्द संधिवात आया था, संप्राप्ति वहीं से इनकी बनी है। हमको अम्लपित्त की संप्राप्ति हर हाल में भंग करनी है, तब तक मरीज ठीक नहीं होगा जब तक अम्लपित्त शांत नहीं होगा। चारों ड्रग ऐसे चूज कर दिए जो अम्लपित्त को ही नाश करेंगे, और बाकी पित्त का नाश होगा तो दर्द कम होता चला जाएगा। इसमें शतावरी ऐड नहीं करी क्योंकि शीत वीर्य होता है, फिरवाल ऐड नहीं करी क्योंकि शीत वीर्य होता है, और हमने जो है वो ये भी नहीं करा, जो मुक्ता होती है वो इसलिए नहीं करी क्योंकि वो शीत वीर्य होती है। हमने तीनों ऐसे लिए हैं जो उष्ण पित्त शामक तो हैं, नाशक भी हैं, लेकिन उष्ण है, तो वायु को भी लगे। ठीक है सर, जो अनुपान है क्या लेंगे? अच्छा सर, एक चीज मुझे समझ नहीं आई इसमें जो आपने बताया कि ये जो वायु होगी अम्ल पित्त की वजह से उष्ण हो जाएगी, और वो संधियों में जब जाएगी तो वहां पे जाके वो क्षय पैदा करती है, श्लेष्मक कफ का, मतलब साइनोवियल फ्लूइड घटाती है। लेकिन यहाँ पे आपने बताया कि वो जो साइनोवियल फ्लूइड होगा उसको पिक्चल कर देगी, और पिक्चल की वजह से उसको पेन होगा।
तो ये थोड़ा समझ नहीं आया, जबकि अम्ल पित्त में जो मुझे समझ में आया था वो ऐसा समझ आया था कि अम्ल पित्त की वजह से जो वायु होगी वो उष्ण हो जाएगी और योग वायु की वजह से वो कफ के स्थान पे जाएगी, तो एक तो सुखाएगी वहां पे, दूसरा वहां पे जब जाएगी तो जो टेंडन्स होंगे या लिगामेंट्स होंगे वहां पे भी कहीं ना कहीं रूक्षता वगैरह पैदा करेगी, तो उसकी वजह से भी वो उसमें पेन होगा इस तरह से। तो यहाँ पे पिच्छलता का सिद्धांत समझ नहीं आया कि मतलब कब रूक्ष करे, घटाएगी रूक्षता की वजह से क्षय करेगी साइनोवियल फ्लूइड का, कब उसको पिच्छलता उत्पन्न करेगी, ये थोड़ा सा पूछना था। सर मैं हाँ जी, बताऊं सर? हाँ बताओ बताओ। सर इसमें छोटा सा एग्जांपल दूंगी डॉक्टर शुभम। आप मैदे की जब लेई बनाते हैं, है ना, तो पानी और मैदे को घोलते हैं और जैसे जैसे थोड़ी सी हीट देते हैं तो वो गाढ़ा होता चला जाता है। तो यहाँ बिल्कुल वो सटीक एग्जाम्पल है पिच्छलता का, और वो चिपचिपा होता है। तो जब पित्त के उष्ण गुण से वात भी उष्ण हुई और पित्त ने कफ को, श्लेष्मक कफ को धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया, तो वो चिपचिपा पिच्छल बन गया और इसलिए वहां पे वो एक आम रूप में जो है स्टिफनेस पैदा कर रहा है, ये बनेगा यहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल जो लेई वाला है वो बहुत सटीक बैठता है ना सर? हाँ, एक कहावत सुनिए। हाँ जी, कौन सी? एक कहावत सुनिए जी। जैसे कोई कहीं पर जो है वो मतलब किसी की पोस्टिंग होती है तो उसको, जैसे मैं बुरा मत मानना, मैं बोलता हूँ, जब चौकीदार की पोस्टिंग होती है, ठीक है, तो चौकीदार और शिक्षक एक दोनों ही काम करते हैं, दोनों का काम एक होता है, लेकिन उसके आगे जो उसका पोस्टिंग होती है पता है किस तरह से होती है? स्वच्छक कम चौकीदार। समझ रहे हो? स्वच्छक कम है, चौकीदारी ज्यादा करनी है। अर्थात यहाँ पर वायु जो करेगी वो करेगी तो वहां पर इतनी बड़ी बलवान नहीं हुई है, लेकिन वो पित्त के साथ में रह के थोड़ा सा काम कर रही है, तो वो स्वच्छक कम चौकीदार का काम कर रही है। पित्त तो कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो वायु कर रही है, सूक्ष्म कम चौकीदार का काम कर रही है, इसलिए वो इतनी उष्णता को ही प्राप्त नहीं हो रही है। अगर इतनी उष्णता को प्राप्त हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, मरीज को दाह पैदा करना शुरू कर देगा, लेकिन वो कर नहीं रही है इतना, क्योंकि वो ये अपना ही काम कर रही है, बस केवल पित्त को साथ में लेके हल्की सी थोड़ी सी, इतनी भी अगर बहुत ज्यादा उष्ण हो जाएगी तो वायु फिर अपना काम ही कम कर पाएगी, तो वो खुद ही शांत हो जाएगी। उसको बिल्कुल इस चीज से मुक्ति पाने के लिए हमको पित्त शामक चिकित्सा करनी पड़ेगी कि अब इसका बिल्कुल साथ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा होती है, मतलब आप स्वच्छक रहो, चौकीदार हो तो चौकीदारी रहो, दोनों काम एक साथ नहीं करो। अच्छा, एक चीज पूछनी थी और सर, जैसे मैम ने अभी बताया कि वो मैदा का जो एग्जांपल था, तो उसमें मतलब उष्णता है वो उतनी नहीं है ना, तभी वो पिच्छलता पैदा कर रही है ना। अगर ज्यादा उष्णता हो जाएगी, यानी ज्यादा अगर पित्त का प्रकोप होता है तो क्षय करेगी ना फिर वो, हाँ, कुछ ऐसा। अगर पित्त का प्रकोप होगा तो क्षय भी होगी और एक संप्राप्ति शरीर में फिर और भी बन जाती है। वो पंच महाभौतिक चिकित्सा बताएंगे तब बताऊंगा कि उसमें दूसरी संप्राप्ति कैसे बनती है, ठीक है? वो जो लवण क्षार का सिद्धांत है ना, वो लवण क्षार का सिद्धांत बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पर हमको समझना पड़ेगा कि काम दोनों कर कौन रहा है, तो वहां पर ये समझ में आएगी। अभी उसको खुलवाओ मत, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा हो जाने दो बस। हाँ, अभी अगर मैं अपना वो सीक्रेट अभी खोल दूंगा ना, तो फिर किताबें खुल जाएंगी लोगों की। अच्छा सर, एक सेकंड, एक जैसे अगर लीन पित्त अगर और भी इकट्ठा होता रहता है तो प्रॉब्लम होगी ना उसकी, तो ज्यादा छठी उष्णता जो है। हाँ, वो तो होगी। हाँ ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है, ड्रग हम वही मैंने बता दिए, ये 4 तो आप देंगे ही, साथ में कंपाउंड प्रिपरेशन देंगे और वो गुग्गुल की देंगे, कंपाउंड प्रिपरेशन देंगे, गुग्गुल की देंगे। तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें सबसे पहले योगराज गुग्गुल ही देंगे, महायोगराज गुग्गुल नहीं देंगे जी, ठीक है? तो योगराज गुग्गुल दें और त्रियोदशांग गुग्गुल दें। योगराज 2BD। हाँ, तो ये उष्ण वीर्य है, तो फिर ये पित्त को तो नहीं बढ़ाएंगे? और नहीं, योगराज गुग्गुल हमेशा आम अवस्था में लिया जाता जी जी। एक साथ में इनको
पित्तशेखर रस देना। चल रहा था, ठीक है, कंटिन्यू करें। और बताइए। अब इनको ये जितने भी जो हाँ पित्तशेखर रस 2BD में जाएगा या 1BD? 1BD में, और एक जो है वो जी अमृता, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम। एक आम पाचन का ड्रग लिखें। इनको एरेंटेल सीधे डायरेक्ट नहीं देना है, ठीक है। एरेंटेल साथ में डायरेक्ट मत देना, इनको आम बतारी रस देना। आम बतारी रस, हाँ, उसमें एरेंटेल है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, ये खाली पेट खा। मेरे पास एक एरेंट भ्रष्ट हरित की टैबलेट है, क्या वो चला सकते हैं? नहीं, हरित की मत देना। अच्छा, क्योंकि पेशेंट का कोष्ठ विरोध है, एरेंटेल से उसको लेटिन हो रही है। जी जी, ठीक है। इस चीज का विशेष रूप से उसमें ध्यान रखा जाएगा कि ये मृद कोष्ठी हैं, इनको जो है वो काफी आम बतारी रसी इनके लिए काफी हो जाएगी। बाकी जो भी सर, इनको हम सिंगनाथ गुग्गुल नहीं दे सकते? उसमें भी एरंड होता है। बिल्कुल दे सकते हैं सिंगनाथ गुग्गुल, लेकिन ऐसा है ना कि त्रियोदशांग गुग्गुल अभी हमने इसलिए दिया है। त्रियोदशांग गुग्गुल की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये टेंडन टू टेंडन, मसल्स टू मसल्स और टेंडन मतलब सब पे काम करता है। केवल किसको छोड़ के, ज्वाइंट पे छोड़ के। बाकी ज्वाइंट को मतलब ज्वाइंट टू ज्वाइंट, मतलब एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट संधि में अगर कोई दिक्कत हो रही है तब वहां पर हम त्रियोदशांग को चूज नहीं करते हैं। लेकिन क्या है, वो यहाँ पर पेशेंट जो बता रहा है वो पूरे शरीर में दर्द बता रहा है, अर्थात हर संधि में दर्द बता रहा है, इसलिए मजबूरन मुझे योगराज गुग्गुल के साथ में फिर त्रियोदशांग देना पड़ा। जी सर, थैंक यू। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें, अंतर होता है सब किसी में। अगर कोई पेशेंट आता है आपको जो है वो कहता है मेरे केवल हड्डियों में दर्द है, आपको चूज करना है वहां पर योगराज गुग्गुल चूज करना है, महायोगराज गुग्गुल चूज करना है, केशव गुग्गुल, आप अमृता गुग्गुल चूज कर सकते हो। लेकिन त्रियोदशांग गुग्गुल में जहाँ पूरी शरीर के अंदर दर्द बताता है मरीज को, फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि संधिवात का मतलब होता है सिर्फ संधिवात, मतलब ये नहीं जोड़, वहां पर संधि सब जितनी भी शरीर की संधियां हैं, चाहे वो मसल से मसल्स, मसल टेंडन, टेंडन टू टेंडन, टेंडन टू मतलब जो भी है वो सब इन्वॉल्व है एक तरफ से। और वहां पर जो काम करेगा, डर किसका रहता है कि त्रियोदशांग गुग्गुल जो है वो काम इस मेन रूप से टेंडन टू मसल्स और मसल्स टू ज्वाइंट्स, इन पर ही काम करता है, बाकी ज्वाइंट्स उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब हम किसी को लंबर की या सर्वाइकल की चिकित्सा बताते हैं तो उसको त्रियोदशांग गुग्गुल चॉइस ऑफ ड्रग इसलिए रखा गया। इतना थैंक यू सर। हाँ, 1 महीने तक आप 15 दिन बाद इन लोगों को रिव्यू ले लें। हाँ बिल्कुल, 15 दिन के बाद रिव्यू ले लेना। 1 महीने तक फिर इनका शुरू करेंगे। जब ये दर्द वर्द बता देंगे तब इनका पूरा जो है स्नेह शुरू करेंगे, स्नेह पान शुरू करेंगे, फिर इनका जो भी है वो आप बता देंगे किस तरह से करना है। ठीक, चलिए, सर थैंक यू। महायोगराज गुग्गुल किस पर्टिकुलर केस में ले सकते हैं? महायोगराज गुग्गुल किस केस में हम दे सकते हैं? महायोगराज गुग्गुल जहाँ निराम अवस्था शुरू हो जाए वहां देंगे। आमा अवस्था खत्म होने के बाद निराम अवस्था में शुरू करना चाहिए। महायोगराज गुग्गुल का प्रयोग। हाँ ठीक है, ठीक है। पूजा जी आप बताओ। सर मेरा एक केस था सर। थैंक यू सर। हाँ सर, एक 15 दिन पहले एक पेशेंट आई थी, उसको रीनल कैल्कुलाई की हिस्ट्री है सर, और गॉल ब्लैडर रीनल कैल्कुलाई 1 साल पहले हुआ था उसको, और बाद में कुछ मेडिसिन एलोपैथी की लिया था, फिर वो डिसॉल्व हो गई सर। 5 mm का कैल्कुलाई था लेफ्ट साइड में, और उसके साथ में तभी उसको कोलियोलिथेसिस भी हुआ था सर, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और फिर बाद में अचानक से 1 महीने पहले उसको अचानक से पेन चालू हुआ, चक्कर शुरू हुआ, और उल्टी जैसे आ रही थी लेकिन उल्टी नहीं हुई सर। लेकिन बाद में उन्होंने स्कैन किया तो उसके अंदर उसका टोटल बिलिरुबिन सर 2.3 आया, और 3.6 सर टोटल बिलिरुबिन, और डायरेक्ट 2.6 था, और इनडायरेक्ट 1.0 था। ओटीपीटी लेवल सर, ओटी लेवल्स 121 और पीटी लेवल 73। और सर उसके स्टोन इसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर एक कैल्कुलाई दिखाया है सर 3 mm का, और उसकी गॉल ब्लैडर की थिकनेस भी जो है वो 3 mm दिखाई सर।
और उसके बाद में उन्होंने फिर हैदराबाद आके फिर से चेकअप किया, तो फिर वहां पे कुछ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया सर। उसके अंदर स्टोन तो नहीं पाया गया सर, लेकिन जो उसका जो थिकनेस थी वो सेम सीबीडी जो है 6 mm का दिखाया सर उन्होंने। और उसके साथ में फिर एलएफटी भी कराया, तो तब 1 पॉइंट सर टोटल बिलिरुबिन 1.4 आया, उसमें से डायरेक्ट 0.5 था और इनडायरेक्ट 0.9। कुछ मेडिसिन भी चली है सर इसके साथ में, ओटीपीटी लेवल्स भी, तब पीटी लेवल्स 38 और ओटी लेवल्स 77 आया सर। और थायराइड की उसको 12.5 mcg के थायरोनॉम की टैबलेट चालू है एम्प्टी स्टमक, और शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, पेशेंट को दूसरा कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री दे रही है सर। और ये लोग का सारा राइस, दाल, सांबर, खट्टी चीजें, जैसे टमाटर डलता है हर सब्जी में टमाटर डलेगा, ये सारी चीजें हैं। रात्रि जागरण और दिवा स्वाप की दोनों की भी हिस्ट्री है सर। और आलू, बैंगन, टमाटर, हरी सब्जियां ज्यादा लेते हैं और नॉनवेज हफ्ते में 1 बार लेते हैं सर। कॉन्स्टिपेशन की उसको एकदम बचपन से शिकायत है, उसकी उम्र 85 है सर, मैं ये बताना भूल गई, और वेट 52 kg है सर। कितनी उम्र है? 85, 85 साल की है। अच्छा, ठीक है सर इसको मैंने सिर्फ ना माने, मुझे पहले लगा कि ये केस डिस्कस भी नहीं हुआ, वो लोग हड़बड़ी में आए मेरे पास और इसका कुछ हो सकता है करके पूछा मेरे से, तो मैंने अविपतिकर चूर्ण, कैस्टर ऑयल शुंठी के साथ में और पुनर्नवादी मंडोर और भूनिम्बादी कषाय चलाया सर। अभी 15 दिन हो गए, उनको फिर से रिव्यू के लिए बुलाया मैंने, वो कल या परसों आएंगे, तो फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे या फिर क्या क्या देना होगा सर, ये बताएंगे तो। और उसकी एलोपैथी की दवाई जो थी सर, इसोफैग 40 mg और एक पेन किलर और अर्सोकॉल बोल के कुछ टैबलेट है 300 mg की, ये कुछ चल रही थी, वो मैंने बंद करवा दी थी। अच्छा, दर्द होता है उसको? अभी नहीं है सर। और इसके साथ में अगर मैंने दर्द हुआ तो फिर ववासा मंजिष्ठा वाला हमारा जो सिरप है सर, वो वाला मैंने दे के भेजा था, लेकिन उनको कुछ जरूरत नहीं गिरी। लेकिन मोशन अभी क्या बोल रही है, ये सब लेने के बाद में उसको मोशन का रंग जो है वो काला आ रहा है। काला आ रहा है, ठीक। जी सर। और तकलीफ तो बिल्कुल हैप्पी है सर, पेट साफ हो रहा है रोज का, और ज्यादा कुछ एसिडिटी की भी तकलीफ अभी से फिलहाल। पित्तशेखर रस भी दिया था सर 1 टैबलेट सुबह शाम। ठीक, ठीक है जी सर। बता दो, कोई ट्रीटमेंट बता दो, इजी केस है, क्या है इसमें? जी सर। कोई बता दो, ट्रीटमेंट बता दो। मंजिष्ठा वगैरह, कनकासम वगैरह सब दे चुके हैं, बाकी और 4-5 ड्रग ऐड पूछ रही है। वो कैसा मरीज है? पैंक्राइटिस वाला कैसा है मरीज? सर वो ठीक है सर, आज सुबह में आया था और मेडिसिन भी ये महीने की लेके चला गया वो। उसके साथ में मुझे सर स्वर्ण मधु सिरप मिला, तो मैंने उसको दे दिया सर। कल एक एप्पल खाया, रोटी के छिलके 2 डाल के, दाल 1 बार ले लिया उसने, और फिर रात को फिर से सोते वक्त फिर से दाल ही लेके सोया। उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि सर मुझे मोशन कहाँ, मैडम मुझे मोशन कहाँ से आ रही है, मैं तो सिर्फ दाल का पानी पी रहा हूँ। हरी कलर की चिपचिपी मोशन हुई करके बता रहा है सर, कल भी, रात में भी, और फिर कल आज सुबह भी। ठीक है, ऐसे वैसे ले लियो उससे, नहीं लिए ऐसी दिया? नहीं सर, लिया सर उसके पास से पैसा, ज्यादा नहीं लिया पर फिर भी लिया सर उसको। सर उसका वही एक था सर, वो बहुत ये इस बात पे खुश था कि जैसे मेरे को हमेशा मैं एडमिट होता था उसमें और इसमें बहुत बड़ा चेंज है करके। जैसे हरे कलर का तो थोड़ा बहुत वॉमिटिंग हुआ, लेकिन कड़वापन जो एकदम से इरिटेशन वाला, जैसे पेट में बहुत अजीब तरह की मरोड़ आती थी और बहुत वीकनेस भी रहती थी, और सिर्फ 24 घंटे के अंदर फिर से वो डिस्चार्ज भी चला गया, और मेन राइल्स ट्यूब नहीं पड़ा, इसके लिए वो बहुत खुश था सर। बढ़िया। वो राइल्स ट्यूब पड़ता है ना सर, पेशेंट बहुत इरिटेट हो जाते हैं। जी, पद्माकर बॉस कुछ बोल रहे हैं, बता दीजिए सर, इनको ट्रीटमेंट बता दीजिए। बाकी तो मंजिष्ठा वगैरह सब दे ही रखा है इन्होंने, कनकासम ये सर। सर अभी मेरे पास पेशेंट था, उसी के बारे में तो मैंने ध्यान नहीं दिया इनके कुछ सर। अच्छा, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन के रिलेटेड ये है मेरा क्वेश्चन, ये ग्रीन कलर जो उमटी में आता है सर या स्टूल में, उसका मेन रीजन क्या पैंक्राइटिस ही रहता है क्या? सांप पित्त होता है, सांप पित्त।
अपक्व पित्त का लक्षण होता है कि वो ग्रीन ही होता है। बच्चों में हरे पीले जो दस्त होते हैं वो इसलिए ही होते हैं कि वहां पर लिवर एक्टिव होता ही नहीं है और वो अपक्व पित्त ही निकलता है। इसी तरह के एक पेशेंट की मुझे रैंडम आई, 2 घंटे तक परेशान केवल उसको 2018 से 20 में इसी तरह के एपिसोड रहता है। उसको गैस्ट्राइटिस ओम करती है और वोमिटिंग आ जाती है। जब तक एडमिट नहीं हो जाएंगे, ड्रिप नहीं जाए, कोई भी दवा उनको फायदा नहीं करती। उनको एरंटेल दो, पित्त को पक करो। केवल एक ही ऐसा ड्रग है जो पित्त को पक्व करने में एरंटेल का अहम योगदान होता है। सर जब वो कुछ ले नहीं, उसने हस्बैंड उसके कहा कि सर ये अभी कुछ दवा भी नहीं लिया, लेकिन दवा हमने 4 दिया है, उसको 1 स्वर्ण सूत्र रस दिया, अम्ल मिश्रण दिया हूँ सर, मयूर पिक्ष भस्म दिया, अलग सूत्र और दवाइयाँ दे रहे थे। कहे सर अभी पहले उल्टी के रुक जाएगा तभी हम दवा और लेंगे। अनुपान सर मैंने प्याज का रस और लौंग उसे बता रखा है, अगर कल आता है तो ये कैसे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। हाँ उसको ऐड करिए। चलो टाइम भी हो रहा है, कोई अगर ट्रीटमेंट बताना चाहे तो बताते हैं। निशा जी आप बताओ, पवन जी आप बता दो। इसमें ये तो सिंपल है भाई, 4 तो एक कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आरोग्यवर्धन से भी पेशेंट ठीक हो सकता है। 2 गोली सुबह से। हाँ एक ड्रग और कोई बता दो ताकि वो स्रोतस के अंदर जो कफ लिपटा हुआ है जो हमको हटाना है वो कौन सा ड्रग है। एक आरोग्यवर्धन लिख लो, दूसरा कोई बता रहा है। जहरमोरा पिस्टी। हाँ जहरमोरा पिस्टी दे दो। एक कोई हमको ऐसा देना है जो कि वहां पर जाके थोड़ी सी सूजन वूजन कम करे और स्रोतस को खोल दे, वहां निकाल के ले आए बाहर को, क्योंकि जहरमोरा तो खुचने का काम करेगा। हाँ ठीक, पुनर्वरिष्ठ दिया था, मंडूर दिया था, कुछ दिया था हमें सर। पुनर्नवा मंडूर भी दिया और पुनर्नवारिष्ठ अलग से भी दिया है सर। चलो ठीक है। अब एक ड्रग और बता दो जो बुनिम्बादी और पुनर्नवारिष्ठ दोनों मिक्स करके। एक ड्रग और बता दो जो कि पूरे सिस्टम पे काम कर जाए, क्योंकि 85 साल है तो हम बल घटाना नहीं चाहते। कोई बता दो एक लिवर का, एक कोई लिवर का सिरप दे दो उनको। लिवोसिक डीएस। एक कोई अच्छा सा लिवर का सिरप दे दो और साथ में काल मेघा सब दे देना। जी सर। बस एरंडेल चलेगा सर, कंटिन्यू करना पड़ेगा। एरंडेल देते रहना उनके लिए, उनके हिसाब से सेट करना कि ज्यादा प्रेशर ना हो, क्योंकि उम्र है तो उम्र के हिसाब से सेट करना है। सर वो जो काला मोशन है उसका क्या है सर, क्या रोल है उसका? वो बाइल ही है वो, और कुछ नहीं है, पित्त निकल रहा है। हाँ हाँ ओके सर, आपने जैसे बताया अभी ये ग्रीन कलर की मोशन जैसे अपक्व पित्त होता है, वैसे अगर छोटे बच्चों में बिलो 5 इयर्स के बच्चों में अगर ऐसा कुछ होता होगा तो हम लोग एरंडेल दे सकते हैं, जैसे 1 साल का बच्चा कभी या छोटे बच्चे। मैं बता देता हूँ एरंडेल का शुरुआत कहाँ से होती है वो मैं बता दूँ। वैसे तो शुरुआत हम 2 मतलब कहना चाहिए 3 साल, वो क्या नाम है 3 महीने 4 महीने से शुरू कर देते हैं। वो उसकी जरूरत तब पड़ती है जब बच्चों के दांत निकलते हैं, तब उस समय हरे पीले दस्त आते हैं और दुनिया में आदमी दिखाता है पीडियाट्रिशियन के लिए, और वो हाथ थक के आता है आर्मी के पास कि बच्चा कमजोर होता चला रहा है, दांत निकलना है, हरे पीले दस्त आ रहा है, बिल्कुल एकदम बच्चे को मक्खी बिगना का खुलेना का शुरू हो जाती है। दे एंटीबायोटिक और दे पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां देते हैं। आप कुछ मत करो, उसको एरंडेल लो, उंगली से उसके मसूड़ों पे लगा दो, 3-4 बार लगाओगे वो सब अपने आप ही जो है बच्चा 4-5 दिन में बिल्कुल फिट, कोई मोशन नहीं होगा और उसे लेटरिन जो है पी लिया आना शुरू हो जाएगा। सर इसमें शिलाजीत सुगंधा शिलाजीत का कैप्सूल भी ऐड करा दे, क्योंकि माता का बल रिस्टोर रहेगा। अभी मैं करा दूंगा, मैंने उसलिए एसजीपीटी एसजीओटी कम हो जाए, 85 साल है शिलाजीत। कम तो हो गया सर, 34 आ गया ना आपको 121 से। जी जी कम है सर अभी तो। तो वो तो 1 महीने पहले बात की थी सर, बाद में अभी तो सारा नॉर्मली है, फिर से मैंने रिपीट करने को बोला है 1-2 दिन में। तो फिर गिलोय भी ऐड कर। हाँ तो एक काम करो कि उसमें जो है वो शिलाजीत प्लस का 1 कैप्सूल दे दे, 1 बार दिन में बस। सर वासारिष्ट नहीं दे सकते ना, 3 mm का है तो। वासारिष्ट अभी नहीं देंगे, वासारिष्ट की तो पड़ती है, उसमें सूजन है ना अभी, उस पे जो गोल ब्लेडर पे है वो सूजन है,
उसको भी हटाने हैं। सर वो वासा मंजिष्ठा और कनका वाला जो सिरप है मैंने इमरजेंसी में ही लेने के लिए बताया सर, वो अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं गिरी। पुनर्वा और मिलवा देना, लेकिन उनको कहना कि फोन करके अगर आपके पास हो तो उनसे कहना ये बासा लिस्ट है, उसको ना पिए, ये तीनों पीना। कनका भी बंद करा दो मैम, उसका पुनर्नवा ऐड करके रखो। नहीं वो तो सिर्फ पेन आने पर ही इमरजेंसी के लिए दिया, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया, एक बार भी उसको पेन नहीं आया इसलिए उन्होंने यूज नहीं किया। हाँ तो ठीक है, उनसे कहना आप पुनर्वा रिस्ट को यूज करो, बाकी से बंद रखो। वो क्लेद सारा निकाल देगा। हाँ सर ये जर्मोरापिस्टी 125 mg सिर्फ इतना ही देना है, इसके साथ में कुछ गुरुश्री सत्व वगैरह मिलाना है? ना इतना ही देना, ऐसे देना, हाथ पे रखो, चाट ले। सर कल आप मेरा ले लीजिएगा, मैं बहुत पेन्स में रहती हूँ, मतलब आप समझिए महीने में 2-3 दिन होता होगा कि मैं ठीक हूँ, मेरी पूरी टांगों के नीचे। इनफर्टिलिटी का केस है, दोनों वही ले लूंगा। जी सर कल मेरा जरूर लीजिए। मैं सुबह उठती हूँ मेरे पैर ऐसे अकड़े, मतलब मैं पैरों को नीचे करती हूँ तो मेरे ऐसे जैसे जकड़न है, और मैं दिन भर चलती हूँ सर, जैसे एंकल पे मैंने 10 किलो का वेट बांधा होता है, जो जिम में एंकल वेट बांधते हैं, दिन भर मैं इस फील में रहती हूँ सर। और वो मतलब ना मैं पीठ सीधी जरा सा झुक जाऊं, सीधे होने में तकलीफ, कंधों में भी आजकल दर्द चल रहा है बिल्कुल, अभी वो अम्लपित्त वाला जो संधिवात का था मुझे अपना अपना वैसा सा ही लग रहा है सर, बहुत तकलीफ में रहती हूँ। अपर बॉडी ठीक है, कमर से नीचे सर आधा घंटा सुबह किचन में खड़ा होके मुझे 9:30-10 बजे क्लिनिक जाना है, लेकिन मुझे होता है 15-20 मिनट में रेस्ट करूं, मैं हिल नहीं पाती। तो सर कल मेरा प्लीज ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सबको, इजाजत दो। हरिओम सर। जी सर वो जो आपने फटन हो रही थी ना, पूरे नाड़ियां पैर की सिर की सब बहुत जोर से हो रही थी, मैंने आपसे पूछा था ना, तो आपने बोला था एरंड का कुछ भी हो तो दे दो। तो मेरे पास सिंगनाथ था, मैंने सिंगनाथ दिया था और आरोग्य वर्धनी दी थी, और फिर उसके बाद मैंने वो ले आई थी एरंड सुकुमारम, तो वो मैंने फ्यू ड्रॉप्स, तो वो नाड़ियां बिल्कुल अब। एक मिनट, आवाज इंटरव्यू दिया पीएचडी का। एक मिनट, आप दोबारा से बोल रहे, मेरे को सुनाई नहीं पड़ा। ये वो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अचानक पूरे सिर की नसें तन रही थी एकदम, और ऐसा लगता था पूरी बॉडी फट जाएगी, और पैरों में भी नाड़ियां जैसे। पूजा जी आप अपनी माइक बंद करो, पूजा जी। हाँ हाँ। तो मैंने आपसे पूछा था कि अभी मैं रात में क्या करूं, तो आपने बोला कि कुछ भी दे दो, जो एरंड कुछ दे दो, तो मेरे पास एरंड तो नहीं था, सिंगनाथ गुग्गुल था, तो मैंने सिंगनाथ गुग्गुल और आरोग्य वर्धनी उसको दे दिया था, और उसके बाद फिर मैंने एरंड सुकुमारम की फ्यू ड्रॉप्स दी नेक्स्ट डे, तो बिल्कुल भी फटन वटन वगैरह सब ठीक है एकदम, और जो जैसे कहता था ना एकदम फट जाएगा सिर और पूरी बॉडी जैसे फट जाएगी, वो चीज बिल्कुल ठीक हो गई, बात का अनुलोमन बहुत अच्छे से हो गया, और आज वो श्रुति मैम का स्वर्ण प्राशन 25 बूंद रोज लेके आज बढ़िया पीएचडी का इंटरव्यू भी देकर आ गई। बढ़िया जी, थैंक यू हरिओम सर, थैंक यू श्रुति मैम। ठीक है सर, सबको प्रणाम, शुभरात्रि। थैंक यू सर। प्रणाम सर, थैंक यू सर। प्रणाम गुरुवार। प्रणाम। प्रणाम।